डेमोक्रेसी में, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में, डायलॉग में। हम हैं बोल्ड, ब्राइट और बैलेंस्ड। देशबंधु प्रेजेंट्स टीवी लाइव ऑनलाइन टीवी, जहां है खबरें लगातार। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ अपनी सारी चालों में नाकाम रहने वाली बीजेपी की हताशा अब खुलकर दिखाई देने लगी है। बीजेपी को शायद उम्मीद रही होगी कि संसद से बर्खास्तगी के बाद राहुल गांधी शांत बैठ जाएंगे, अडानी मुद्दे पर सवाल पूछना छोड़ देंगे। लेकिन राहुल गांधी के ऐसे कोई इरादे नहीं दिख रहे हैं कि वे अडानी मामले पर मोदी सरकार को घेरना छोड़ दें। राहुल गांधी लगभग रोज ये सवाल तो कर ही रहे हैं कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके आए, और अब वो उन नेताओं को भी निशाने पर ले रहे हैं जो कभी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहते हुए जिन्होंने सत्ता के मजे लूटे, और अब कांग्रेस के विपक्ष में आने के बाद लगभग 9 साल, 10वां साल चल रहा है और कांग्रेस विपक्ष में है, सत्ता में नहीं है। और जब कांग्रेस विपक्ष में है तो उसके विपक्ष में आने के बाद वो नेता जो कभी सत्ता सुख भोग रहे थे, वो अब परेशान होकर के बीजेपी के पाले में चले गए हैं। गुलाम नबी आजाद उन्हीं नेताओं में से एक हैं जो अब अपनी पार्टी बना चुके हैं। बीजेपी में तो नहीं गए हैं, लेकिन अपनी पार्टी बना लिए हैं और बिल्कुल बीजेपी के समर्थन में अब खुलकर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गुलाम नबी आजाद भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं जिन्होंने इस साल अगस्त में कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी बना ली। आजाद खुलकर तो बीजेपी के साथ नहीं गए, लेकिन जिस तरह से वे हर दिन गांधी परिवार और खासकर राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उससे यह समझना कठिन नहीं है कि आजाद राहुल गांधी पर निशाना लगाकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोला हुआ है, तो आजाद ने बयान दे दिया है कि राहुल के भी अवांछनीय कारोबारियों यानी अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से रिश्ते हैं। आजाद ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी समेत पूरी गांधी फैमिली के कारोबारियों से रिश्ते हैं। मैं इसके 10 उदाहरण दे सकता हूं जहां विदेश तक जाकर वे ऐसे कारोबारियों से मिले हैं। आजाद का यह बयान देने में जो दरअसल देर थी, या कहें तो आजाद ने थोड़ी देरी कर दी, या देर आयद दुरुस्त आयद कह लें, जो भी कहें, लेकिन आजाद के इस बयान के तुरंत बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो मैदान में उतर गए और उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो कई अवांछित व्यापारियों से मिलते हैं और उनके कई व्यापारिक घरानों से संबंध हैं। अब देश ये जानना चाहता है कि अपने विदेश दौरों पर राहुल गांधी किस तरह से मिलते हैं, कौन है ये अवांछित व्यापारी और इनके क्या हित जुड़े हुए हैं राहुल गांधी के, या इनसे राहुल गांधी क्यों मिलते हैं। ये तमाम सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रविशंकर प्रसाद पूछ रहे थे राहुल गांधी से, कांग्रेस से। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। इससे एक बड़ा सवाल होता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी जी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं। तो ये पूछ रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी कि अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है जिनसे राहुल गांधी मिलते हैं जब भी वो विदेश जाते हैं, 3-4 महीने पे विदेश क्यों चले जाते हैं, ये तमाम सवाल कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद। गुलाम नबी आजाद का ये बयान आया और रविशंकर प्रसाद की राहुल गांधी को घेरने की हड़बड़ाहट जो है वो साफ नजर आने लगी। ये जो हड़बड़ाहट है उसी से बीजेपी की हताशा भी साफ साफ झलक रही है।
शायद बीजेपी अब हवा में तीर चलाकर राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी से जब अडानी के विरोध की वजह पूछी गई थी, और मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि यह सवाल पूछा गया था जब राहुल गांधी पहुंचे थे, शायद मध्य प्रदेश या राजस्थान पहुंचे थे उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो पूछा गया था कि आप अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं और आपके ही मुख्यमंत्री, खासकर राजस्थान के मुख्यमंत्री, अपने ही मंच पर अडानी को बुलाकर बैठा रहे हैं और 60,000 करोड़ रुपए का जो है बिजनेस समझौता कर रहे हैं उनके साथ। तो उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि वे एक या दो उद्योगपतियों के हवाले देश की सारी पूंजी देने के विरोध में हैं, न कि तमाम उद्योगपतियों से उन्हें परहेज है। और यही कारण है कि वे मोदी सरकार से अडानी के मसले पर सवाल करते हैं। यानी कि उद्योगपतियों से राहुल गांधी को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस बात से है कि एक या दो उद्योगपतियों के हवाले देश की संपत्ति को क्यों किया जा रहा है। यह सवाल बार बार राहुल गांधी पूछते आए हैं, वही सवाल यहां भी पूछ रहे हैं। जहां तक सवाल राहुल गांधी के विदेश दौरों का है और उस पर व्यापारियों से भेंट का है, तो राजनेताओं की देश विदेश में कई मेल मुलाकातें होती हैं, लेकिन किसी से मुलाकात के आधार पर किसी को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर गुलाम नबी आजाद को ऐसे अवांछित यानी अनडिजायरेबल बिजनेसमैन या अनडिजायरेबल लोगों से या लोगों के बारे में मालूम है जिनसे राहुल गांधी की मुलाकात होती रही है, तो वे सीधे सीधे उनका नाम बताएं। और अगर रविशंकर प्रसाद आजाद के बयान के आधार पर राहुल गांधी पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो वे और उनकी पार्टी यानी बीजेपी भी आजाद से ही पूछे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे मिलकर राहुल गांधी भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो ये यूएपीए का मामला हो जाएगा। कुछ तो करो। खैर, बीजेपी तो देश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है, 9 साल से सरकार उसी की है, तो उसके पास सारी खुफिया सूचनाएं भी होंगी कि कौन कहां किससे मिल रहा है। लेकिन पुख्ता सबूतों पर बात करने की जगह है यहां तो हवा में तीर चलाकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हो रही है। और मजेदार तथ्य यह है कि अब राहुल गांधी को घेरने के लिए अवांछित व्यापारियों का नया मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। लेकिन इससे इस सवाल का जवाब तो फिर भी नहीं मिलेगा कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके आए। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर वीडियो संदेश के जरिए अपने सवालों को दोहराया है। वैसे राहुल गांधी के डरो मत वाले नारे और अडिग रहने वाले तेवर के आगे बीजेपी खुद को लाचार महसूस कर रही है। कल राहुल गांधी वायनाड जाने वाले हैं, जो उनका संसदीय क्षेत्र रहा है कह रहा हूं इसलिए क्योंकि अब वो सांसद नहीं है और अब वे संसद से निष्कासन के बाद फिर से अपने मतदाताओं के बीच जाएंगे, वायनाड जाएंगे। उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। इसके बाद राहुल कर्नाटक दौरे पर जा सकते हैं, यानी तमाम आरोपों और मानहानि मामले में सजा के बावजूद राहुल गांधी अपनी बनाई राह पर बढ़े जा रहे हैं और यही बीजेपी की लाचारी का कारण है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट की शुरुआत करते हैं और चर्चा करेंगे कि राहुल के आगे बेबस क्यों है बीजेपी, और क्या आजाद के कंधों के सहारे बीजेपी के वार से कमजोर होंगे राहुल गांधी, या फिर यह वार भी बीजेपी पर उल्टा पड़ेगा। सवाल कई हैं, सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ इस कार्यक्रम में हमारे साथ देखिए, इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं। एक लंबे अरसे के बाद पूर्व IPS ऑफिसर हम लोगों के साथी, हम लोगों के बीच कई बार बैठते रहे, तबीयत खराब थी, विजय शंकर सिंह जी आज फिर से जुड़े हुए हैं। विजय शंकर सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं। और साथ में पहली बार हम लोगों के साथ वरिष्ठ पत्रकार, कई अलग अलग बड़े मीडिया घरानों में रह चुके, अपनी सेवाएं दे चुके हमारे साथी अनंत मित्तल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत मित्तल साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ में हमारे 2 और साथी हैं, उधर सीधे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और इधर दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूं। और स्वागत है आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और अब फिर से वर्किंग डे शुरू और अपना काम भी शुरू। और हम आज चर्चा कर रहे हैं, देखिए 3 दिन ही नहीं, जब से गुलाम नबी आज़ाद साहब की किताब आई है आज़ाद, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसके बाद से धड़ाधड़ गुलाम नबी आज़ाद साहब बिना थके इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं और हर इंटरव्यू में कुछ नया करने की उनकी कोशिश हो रही है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांदीपुर गए
और वहां अलग अलग अंदाज में फोटोग्राफी कर रहे थे, अलग अलग अंदाज में फोटो शूट हो रहा था, वीडियो शूट करवा रहे थे, कर रहे थे। उसी अंदाज में इधर उनके ही पुराने साथी जो साथ साथ बहुत ही भावुक हो गए थे राज्यसभा में, वो भी इधर उन भावुक पलों को याद करते हुए सीधा प्रहार कर रहे हैं राहुल गांधी और गांधी परिवार पर। क्या क्या नहीं कह रहे हैं, और सच में हर बार नई चीज निकालने की। एक इंटरव्यू में जो पहले बता रहा था मैं, जिसके रिएक्शन में आए हैं रविशंकर प्रसाद जी, वहां इन्होंने तो एक नया नाता जोड़ दिया राहुल गांधी का अवांछनीय व्यापारियों के साथ में, उद्योगपतियों के साथ में, कि जाते हैं बाहर इसलिए क्योंकि यहां एक उद्योगपति को क्या बचाना है इसलिए, या कुछ और कारण है। अदानी का मामला है। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, और इससे उनसे बेहतर कौन बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या कहेंगे, क्या कुछ चल रहा है? राहुल गांधी आखिर मिल किससे रहे हैं? कुछ आइडिया है आपको ये आइडिया है कि विदेश में अडानी के मामले पर आने वाले 15 दिनों में बहुत हंगामा होने वाला है, लेकिन यहाँ राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता विदेश जाते हैं और किन किन लोगों से मिलते हैं, किन किन ऐसे तत्वों से मिलते हैं जो देश के लिए ठीक नहीं है? क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, मैं समझने का प्रयास कर रहा था कि गुलाम नबी आजाद 50 साल कांग्रेस में कैसे रहे, और उन्हें अगर ये पता था कि राहुल गांधी अवांछनीय तत्वों से मिलते हैं और ऐसे पूंजीपतियों से मिलते हैं जो अवांछनीय हैं, उसके बावजूद गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में 50 साल रहे, तो ये तो प्रश्न है कि वो क्यों रहे और किस कारण से रहे। दूसरी बात, अगर उन्हें ये पता था कि ये अवांछनीय लोग हैं जिनसे राहुल गांधी मिलते हैं, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ने में इतनी देर क्यों लगाई? और दूसरी बात जिसका और ज्यादा बल मिलता है, देखिए हम हैं साधारण जनवासी, हम हैं भारतवासी, हमें ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है। तो गुलाम नबी आजाद जो कहा है, तो इसमें अब तो जेपीसी बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि अडानी प्रकरण की भी पूरी जांच हो जाए, और जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं उसकी भी पूरी जांच हो जाए। देखिए हमें ना राहुल गांधी से कोई सहानुभूति है, ना हमें मोदी जी से कोई सहानुभूति है। हमारा जो प्रेम है और हमारा जो समर्पण है वो भारत माता के प्रति है। अगर गुलाम नबी आजाद सही कह रहे हैं और राहुल गांधी सही कह रहे हैं, तो एक जेपीसी बना दी जाए, और जेपीसी के मैंडेट में सारे प्रकरण जितने भी राहुल गांधी पूंजीपतियों से मिले हैं, ये बात तो देखिए सच है राजीव जी, कि अगर ये अधिकांश पैसा बीजेपी के पास आ रहा है और जो पीएम केयर फंड में आ रहा है पैसा, तो ये भी पता चलाना आवश्यक है कि ये चुनावी बॉन्ड में जो पैसा आ रहा है ये किस पूंजीपति ने कितना दिया है। क्या ये भी अब सिद्ध नहीं हो जाएगा कि अगर राहुल गांधी कुछ पूंजीपतियों से मिले हैं जिन्हें गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं अवांछनीय हैं, तो अगर पीएम केयर फंड का और चुनावी बॉन्ड का भी विवरण प्राप्त हो जाएगा, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी को 1 रुपए मिला हो और बीजेपी को 100 रुपए मिले हो? तो देखिए अब तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि एक जेपीसी बने, एक व्हाइट पेपर निकले और उसमें यह पता चले कि राहुल गांधी, अच्छा फिर ये गुलाम नबी आजाद साहब से भी पूछा जाए कि आपने ये 120B के तहत, ये तो सिंह साहब बताएंगे जो कानून की प्रक्रिया है, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, 120B के तहत अगर आपको ये जानकारी थी, तो क्या आप भी उसी षड्यंत्र में शामिल थे? आप तो चीफ मिनिस्टर भी रहे, आप तो मिनिस्टर भी रहे, आप तो AICC में भी रहे, आप तो CWC में भी रहे। इतनी जानकारी होने के बावजूद अगर आप कांग्रेस में रहे, तो क्या आपकी संलिप्तता, अगर यह सिद्ध होता है तो आपकी संलिप्तता नहीं है? राहुल गांधी से अगर पूछा जा रहा है कि जिन कन्याओं ने, जिन महिलाओं ने शिकायत की थी कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, तो गुलाम नबी आजाद साहब, आपको तो सारे कानून का ज्ञान है, आपने ये पुलिस को क्यों नहीं बताया, सरकार को क्यों नहीं बताया? अब आप बता रहे हैं, तो चलिए जेपीसी हो जाए, एक वृहद जेपीसी हो जाए और उसमें सारे प्रकरण, जितने भी प्रकरण हैं उनकी जांच हो जाए। अडानी के बारे में तो पूरा विश्व बोल रहा है, राहुल गांधी के जो पूंजीपति और अवांछनीय पूंजीपतियों के बारे में बात कर रहे हैं वो केवल गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं, लेकिन जांच उसकी भी होनी चाहिए। और जो पूरा विश्व कह रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि साहब अमेरिकन गवर्नमेंट भी गलत कह रही है, जॉर्ज सोरोस भी गलत कह रहा है, हिंडनबर्ग भी गलत कह रहा है, पेपर्स गलत कह रहे हैं। अब भारत के हित में है, ये राष्ट्रीय हित में है कि एक जेपीसी बनाई जाए और उसमें जो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं और जो अडानी पे सारी बातें हो रही हैं, और श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से ठेके दिलवाए गए हैं, और SBI चेयरमैन के साथ बैठ के और अडानी जी उसी हवाई जहाज में गए हैं और तीनों जने एक साथ बैठ के उन्होंने बड़े लोन का वितरण वहां पे स्वीकृति कराई है।
अब सारी जेपीसी की जांच हो जाए, देश को सच जानने का अधिकार है, और जो भी दोषी हो, कोई भी दोषी हो, वो ये नहीं चलेगा। देश की जनता को सच जानना है, आपको इस पे जेपीसी आप बनानी ही चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें ये समझने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अदानी का मामला, और क्या अदानी के मामले पर पलटवार करने की कोशिश है, और क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो छवि एक अलग छवि बनी, और राहुल गांधी ने जो कुछ जैसी भी चुनौती पेश की मोदी सरकार के सामने, उस चुनौती का सामना करने के लिए क्या मोदी सरकार ने या बीजेपी ने, सरकार छोड़ दीजिए, मोदी जी ने या बीजेपी ने क्या यहाँ पर सारे घोड़े छोड़ दिए हैं, या कुछ और है मामला? समझने की कोशिश करते हैं अदानी प्रकरण। और इस अदानी प्रकरण में अदानी का ए तक बोलने से परहेज क्यों कर रहे हैं आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और यही बात राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी जी, आपका और अदानी जी का रिश्ता कहलाता क्या है? आखिर ये रिश्ता क्या है कि आप लगातार इसको डिफेंड कर रहे हैं? जरा समझना चाहते हैं हम। आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूं, कानून का मामला भी है, पॉलिटिक्स का भी मामला है, और साथ साथ यहाँ लगातार राहुल गांधी एक लाइन और सिर्फ यही कहते हैं कि अदानी के मामले में आप कुछ बोलिए, मुंह तो खोलिए। 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? इन शेल कंपनियों में पैसे कहाँ से हैं 20,000 करोड़ रुपए? ऐसे कई सवाल अदानी पे पूछते आ रहे हैं आखिर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी ये क्या कुछ कहती है? क्यों चुप हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आखिर क्या रिश्ता है? कुछ तो यहाँ निकल के आना चाहिए, जो हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं। किस रूप में आप देखते हैं विजय शंकर सिंह जी? मैं इस रूप में देखता हूँ, जैसे अभी अखिल स्वामी जी ने जो बात कही, मैं उस बात 100% सहमत हूँ कि गुलाम नबी आजाद साहब को जब आज इल्हाम हो रहा है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते थे तो वे वहां अवांछित उद्योगपतियों से मिलते थे। अवांछित उद्योगपति का मतलब ऐसे लोगों से मिलते थे जो कुछ ऐसे काले कारोबार करते थे जिनको वो अवांछित कह रहे हैं, तो उनका नाम डिक्लेयर करें और बताएं कि इनसे मिलते थे। और उनको जब जानकारी हुई थी तब ये बात उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही क्यों नहीं कही? हो सकता है बाहर न कहना चाहते हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर ये बात कह सकते थे। लेकिन जब कांग्रेस छोड़ा, आज तक उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया, और आज जब उनकी बायोग्राफी आई है तब ये सारी बातें उठी हैं। बिल्कुल सही बात स्वामी जी ने कहा, उनकी बात से सहमत हूं कि जेपीसी ही एक उपाय है। आप राहुल गांधी जिससे मिलते थे उस पर भी जांच करा लीजिए, और इस पर भी जांच करा लीजिए कि अडानी से क्या रिश्ते हैं। अब रहा सवाल नरेंद्र मोदी जी के अडानी के रिश्तों के बारे में, तो इसके बारे में वो मुंह खोलें या न खोलें, भारतीय जनता पार्टी के मित्र मुंह खोले या न खोले, आरएसएस के दोस्त मुंह खोले या न खोले, लेकिन पूरे देश को इस बात की जानकारी है कि इन दोनों के बीच एक अच्छी मित्रता है। मैं आपको थोड़ा सा 2014 में ले जाना चाहूंगा, जब सरकार आई थी, तो जब प्रधानमंत्री का दौरा शुरू हुआ था, तो उससे पहले जब भी प्रधानमंत्री जाते थे तो उनके साथ पत्रकारों की एक फौज जाया करती थी। विभिन्न टीवी चैनल्स के लोग जाते थे, बड़े बड़े पत्रकारों के संपादक भी जाते थे, या वो जिसको नॉमिनेट करते थे वो जाते थे, और वो पीएम के इंटूरिस्ट का पार्ट होते थे। वो वहां जाते थे, वहां का सब कवर भी करते थे, और लौटते समय हवाई जहाज में ही पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग देखते भी थे। लौट के आते थे तो प्रधानमंत्री ने विदेश में क्या किया है, क्या मिला है और किससे बात की है, और इसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को जाकर खुद देते थे। यह एक परंपरा जवाहरलाल नेहरू के समय से ही थी, आज से नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू के समय से ही थी। पिछले 10 सालों में ये परंपरा कितनी रही, कितनी बार राष्ट्रपति कहाँ गए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब पत्रकारों को हटाया गया तो भाजपा के मित्रों ने ये कहा कि इससे खर्चा कम होगा। लेकिन अब लग रहा है खर्चा कम होने के लिए हटाया गया था, बल्कि अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ दिलाने के लिए ही, कुछ न कुछ उनको राजनीतिक लाभ या आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए ये सब किया गया था। और ये चीजें खुल के सामने आने लगी, और जो खुल के सामने आई है उनका स्रोत कोई भारतीय मीडिया नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात ऑस्ट्रेलिया से आई, राफेल की बात फ्रांस से आई, और जब श्रीलंका की बात श्रीलंका से आई। और जब ये चीजें आती चली गई तो आज के सूचना संचार के युग में आप सवेरे उठ के अगर आप इंग्लैंड का कोई अखबार पढ़ना चाहें तो कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं है, नेट पर जाइए, पूरा पढ़ डालिए। तो ऐसी स्थिति में अडानी और मोदी के संबंध इतने गहरे हैं कि उन संबंध को वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते, कह भी नहीं सकते, ये उनकी पसंद है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी उठा रहे हैं वो ये है
कि जब 2014 में सरकार बनी थी तो काले धन पर तभी एक हंगामा हुआ था कि काले धन पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने काले धन की खोज के लिए कमेटी बनाई और 2 साल बाद उसने कहा कि हमें काले धन का कुछ पता नहीं चला। शेल कंपनियों के बारे में सरकार ने कहा कि हमने फर्जी कंपनियों के बारे में सब दिया है। विजय शंकर जी का शायद नेटवर्क डाउन है, थोड़ा आवाज उनकी नहीं आ रही है, लेकिन आना चाहता हूं अनंत मित्तल जी आपके पास। जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जरा समझना चाहता हूं कि आखिर मामला है क्या, किस रूप में आप इसको देखते हैं। क्या अदानी का मामला इतना गंभीर है कि मोदी सरकार इस पर चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, अभी हमने पिछले दिनों देखा कि वो भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पहली बार 17 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और 17 के 17 मिनट राहुल गांधी पर वार करते हैं। वैसे ही आते हैं गुलाम नबी आज़ाद, उनकी नई किताब आती है लेकिन पूरा का पूरा जो उनका फोकस है वो राहुल गांधी पे है। ऐसे कई बीजेपी के कई नेता तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये दोनों चूंकि कांग्रेस से गए हुए हैं इसलिए हिमंता विश्व शर्मा कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि पहले से कहे आ रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। क्या इतना गंभीर मामला है गौतम अदानी का कि जिसका नाम लेना भी अब राहुल गांधी के लिए गुनाह है? देखिए, आपने जो नाम लिए इसमें और नाम जोड़ता हूं। किरण कुमार जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी वो भी जो है खूब भौंकेंगे। अभी आप देखेंगे अमरिंदर सिंह भी आएंगे, अभी सज्जन जो है जाखड़ भी आएंगे। ये सारे के सारे वंशवादी थे। ये क्या हुआ, बीजेपी में क्यों घुस गए? अनिल एंटोनी वंशवादी नहीं है बीजेपी में घुसने के बाद? अब प्रधानमंत्री अब भी कह रहे हैं, गृह मंत्री अब भी कह रहे हैं वंशवादियों की जमात है ये कांग्रेस, तो देशद्रोहियों की जमात है। अरे भाई, देशद्रोही तो तुम हो सबसे बड़े। जो अगर राहुल गांधी कोई अवैध कार्य विदेश में कर रहा है तो तुम्हारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग क्या कर रहा है? कहां है वो? इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का लड़ाई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की इंटेलिजेंस के बूते जीता था। उसके बाद हमारे जो है अगले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद जो हुए, हारने के बाद उनके 77 में मोरारजी देसाई, उनकी बुद्धि ऐसी फिरी, उन्होंने रॉय खत्म कर दी। लेकिन इनके पास तो है। और ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, 3 डिपार्टमेंट जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई। आप क्रोनोलॉजी देखिए। और इसके अलावा हमारे पास तो 007 बैठे हैं, डोभाल साहब, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो ऑपरेशन थंडर में भी थे। बड़ी उनकी कहानियां चलती हैं यूट्यूब पे। वो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? अरे भाई, जिस आदमी को तुमने जेड सिक्योरिटी दे रखी है उसके बारे में तुम उनके पुराने दरबारी, पुराने प्यादे से आरोप लगवा रहे हो। ये सब प्यादे थे, दरबारी है क्या ये? गुलाम नबी आजाद मेरे से बात करे, मैं पूछूं, वो 1983-84 का नागपुर रैली एनएसयूआई की, जिसमें लुच्चाई की हद हुई थी, कौन था उस समय एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष? यही साहब थे। संजय गांधी की टोली के लोग हैं ये। क्या इनका स्टैंडर्ड था? इनको उसके बाद राजीव गांधी ने निभाया। ये करीब के लोग थे जी, इंदिरा जी के करीब के लोग थे, इसलिए निभाया। राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिंह राव ने भी निभाया, फिर सोनिया गांधी ने भी निभाया, मुख्यमंत्री बनाया। कोई मजाक है? जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का। तो ये है किस दुनिया में? और पूछ कोई क्यों नहीं रहा? इससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी के सारे नेता मर गए। जवाब दे मुझे, किससे करा रहे हो तुम? पुराने भेदियों से? घर का भेदी लंका ढाए? सारे पुराने भेदिए हैं ये। जब मैंने अभी नाम लिए, अभी देखो आप ये भी क्या बोलेंगे। वो किरण कुमार बताएगा जी आंध्र का कैसे बाइफरकेशन हुआ, कैसे नुकसान हो गया कांग्रेस को। अभी सज्जन जो है जाखड़ बताएगा। सबके इनके काले चिट्ठे जो हैं थे, अभी हैं ईडी और सीबीआई के पास। इसलिए सारे तोते हैं। इनके तोतों की जान किसके हाथ में?
सरकार के हाथ में है, जो वर्तमान सरकार है इसके हाथ में, इसलिए तोते सरकार की भाषा बोल रहे हैं। अरे भाई रविशंकर प्रसाद जी, और एक बात आप मजेदार देखिए, वंशवाद 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 के डमरू बजाते हैं। राहुल गांधी पे हमला करने के लिए कौन सामने है? अनुराग ठाकुर वंशवादी है कि नहीं? प्रेम कुमार धूमल उसका बाप जो है वो हिमाचल का चीफ मिनिस्टर था कि नहीं था? धर्मेंद्र प्रधान, इनके बाप देवेंद्र प्रधान वाजपेयी जी की कैबिनेट में थे कि नहीं थे? रविशंकर के बाप ठाकुर प्रसाद कौन थे? वो जनसंघ के एमपी थे बिहार से। एक एक नाम तो लो, सारे वंशवादियों को आगे कर रखा है। पीयूष गोयल, उनके बाप तो वेद प्रकाश गोयल बीजेपी के थे नहीं ट्रेजरर। बात करें ना मेरे से आंख में आंख डाल के, वंशवाद वंशवाद वंशवाद। अरे यहां वकील का बेटा वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा, इनके पिता वेद प्रकाश गोयल जो है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पीयूष गोयल भी बन गए। इनके पिता जो है बीजेपी के ट्रेजरर थे, ये भी बन गए। केंद्रीय मंत्री इनके पिता थे, ये भी बन गए। इनका नहीं दिखता वंशवाद? अभी सिद्धरमैया के लड़के को जो दिया टिकट, क्यों दिया विधानसभा का टिकट? क्यों सिर पे लेके उसको नाच रहे हो? सिद्धरमैया को हटा दिया था तुमने तो, उसे अनसेरिमोनियसली मुख्यमंत्री पद से उम्र का हवाला देके। अब वही आदमी तुम्हारे जो है सिलेक्शन बोर्ड का येदियुरप्पा, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, येदियुरप्पा सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं उन्हें, जबकि उन पे क्या भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। अब एक बेटे को तो आपने उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रखा है, अब दूसरे को आप विधानसभा का टिकट दे रहे हो। तो है क्या, इस देश की जनता न गूंगी है, न बहरी है, न अंधी है। इस देश की जनता डेमोक्रेट है, लोकतांत्रिक उसका मिजाज है। आप एक बात मैं कहता हूं, ये लोग इतिहास बदल रहे हैं तो उस चक्कर में इतिहास भूल ही गए। अरे जिस जनता ने नसबंदी की ज्यादतियों से लेके इन्हीं गुलाम नबी आजाद वगैरह की टोलियों, आनंद शर्मा वगैरह की टोलियों से जो यूथ कांग्रेस की उस समय इन्होंने दुरुपयोग किया सत्ता का, इन्हीं की वजह से इंदिरा गांधी और संजय गांधी को हरा के घर बैठा दिया। तो ये क्या चीज है? ये ठीक है, थोड़े ज्यादा घातक है, ज्यादा गहरे पेनिट्रेट इन्होंने कर लिया है, इसका ये मतलब थोड़ी है। वो इंदिरा गांधी ज्यादा डेमोक्रेट थी, नेहरू की बेटी थी, उसने कराया चुनाव, रिस्क था, उसे पता था इंदिरा गांधी को रिस्क है। हम लोगों ने एंटी इमरजेंसी आंदोलनों में शिरकत की, लेकिन उसके बाद 80 में इस देश ने, जब ये सरदार सारे झूठे सरदार झूठ बोल के जनता पार्टी बना के इन्होंने 2.5 साल सत्ता का दुरुपयोग किया, आपसी लड़ाई में सिर्फ फुटबॉल में जो है किनारे हो गए। आप देखिए कितना सत्ता का मोह था। वो जगजीवन राम जो इंदिरा गांधी को गाली देके अलग हुए इमरजेंसी के बाद, वो जगजीवन राम इंदिरा जी के पैर पड़े कि भाई मुझे बना दो प्रधानमंत्री। और फिर जो इंदिरा गांधी से निकल गए थे, इंदिरा गांधी का भविष्य उन्हें लगा चौपट हो गया, यशवंतराव बलवंतराव चव्हाण और ब्रह्मानंद रेड्डी अलग कांग्रेस बना ली, रेड्डी कांग्रेस। उनका समर्थन लेके गए थे राष्ट्रपति के पास जग्गू बाबू। और चौधरी चरण सिंह सारी उम्र इंदिरा गांधी का विरोध किया, नेहरू खानदान का विरोध किया, जबकि उसी की बदौलत, उसी कांग्रेस की बदौलत, उन्हीं के नेतृत्व में मंत्री रहे यूपी में। और उसके बाद जो है उन्हीं का समर्थन लेके तुम प्रधानमंत्री बन गए। एंड यू आर ब्लडी सो नाइव दैट यू डोंट रियलाइज कि कांग्रेस आपको क्यों रिटेन करेगी उस पद पे। आप बुनियादी अंतर समझिए। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी दूसरे दलों से तोड़ के अपना घर भर रही है। कांग्रेस का क्या चरित्र था? आज भी कांग्रेसी बीजेपी का घर भर रहे हैं, आज भी कांग्रेसी एनसीपी में है, आज भी कांग्रेसी टीएमसी में है, आज भी कांग्रेसी जो है मुख्यमंत्री है असम का, आज भी कांग्रेसी जो है अरुणाचल का मुख्यमंत्री, आज भी कांग्रेसी मणिपुर का मुख्यमंत्री है, आज भी कांग्रेसी जो है वो मेघालय का मुख्यमंत्री है। तो सोचिए ना। और इन्हें नहीं दिखता कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? बम्बई, उसके पिताजी चीफ मिनिस्टर नहीं थे। अब वो वंशवादी नहीं है। तो भाई साहब सवाल तो इनसे होना है। जनता पूछेगी 2024 में
क्या कर रहे थे तुम जब राहुल गांधी तुम्हारी जेड सिक्योरिटी में रह के वहां तथाकथित अवांछित तत्वों से मिल रहा था? तुम्हारी रॉ क्या कर रही थी? रिसर्च एनालिसिस विंग। प्रधानमंत्री जी जवाब दो, आपके सीधे अंदर में आती है। वो हमारे 007 डोभाल साहब जो हमारी प्रदेश उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ऑपरेशन ब्लैक थंडर में उनकी बड़ी भूमिका थी, सलाम है उसके लिए उन्हें। लेकिन आज क्या कर रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? ऐसे तत्वों को क्यों पनपने दे रहे हैं जो अवांछित उद्योगपतियों पैसे वालों से मिलते हैं विदेश में? सवाल हमारा ये है, जेपीसी तो बाद में होगी, पहले सरकार जवाब दे। सदन में नहीं देती तो सड़क पर देना पड़ेगा। मजाक नहीं हो रहा इस देश में लोकतंत्र। हम लोग बेवकूफ नहीं है, अवाम है। हमने जो है इस लोकतंत्र को पिछले 50 साल में पाला पोसा है। ये इन्हें ऐसे ही वाई लवे करने देंगे? और ये प्यादे गुलाम नबी आजाद जैसे, सिंधिया जैसे ये प्यादे हैं। सिंधिया आपके अपनी सीट बजा ले मध्य प्रदेश में, बहुत है उसके लिए। और अपने जिनको लेके आया था प्यादों को, पैदल सेना को, वो बच जाए आपके जो है चुनाव में विधानसभा के, बहुत बड़ी गनीमत। कर्नाटक में ये सब क्यों हो रहा है? कर्नाटक में क्या है? प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे 40% कमीशन की सरकार पे सीएम उसके खिलाफ अभियान चल चुका है। तुम्हारे विधायक विरूपाक्ष के घर से 8 करोड़ रुपया मिल चुका अनअकाउंटेड। तुम कह रहे हो कि दूसरे भ्रष्ट हैं। तुम गिन रहे हो कब के 11, 12, 13 के जो है कांड की है, कांड है। अरे भाई किसी एक कांड में 2G खनन घोटाला और उसके बाद जो है CWG स्कैम, सो कॉल्ड स्कैम, एक आदमी को सजा हुई नहीं हुई। 2G की सुनवाई कर रहे थे जो स्पेशल अदालत के जज, उन्होंने क्या कहा अपने फैसले में? आई ओपनर है ये। मैं तो समझ नहीं पाता कि कांग्रेस या विपक्षी दलों को कैसे लगवा मारा हुआ है। उस जज ने ये कहा कि मैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अदालत लगा के बैठा रहा और ये इंतजार करता रहा कि सीबीआई किसी के खिलाफ कोई स्कैम का सबूत लाए 2G मामले में, अलॉटमेंट के मामले में, तो मैं उसे सजा सुनाऊं उसका विवेचना करके। यहां तो सीबीआई को सबूत ही नहीं लाई। तो क्या कर रहे भाई प्रधानमंत्री जी? आपके डायरेक्ट कंट्रोल में है। अरे 22 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री है हमारे देश के। ये ऐसा भूतो ना भविष्यति कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, ना शायद होगा, जो दूसरे को तो कहते हैं बादशाही और खुद पगड़ी महाराजाओं की तरह पहन के लाल किले पे भाषण देने जाते हैं। मौका मिला चाहिए आप उनके सिर पे पगड़ी देखोगे। अरे भाई ये गरीबों का देश है, आधे लोगों के सिर पे छत नहीं है, तन पे आज भी पूरा कपड़ा नहीं, पैर में जूता नहीं है, तुम उनका मजाक उड़ाते हो हर 3 घंटे पे वर्दियां बदल के। कभी रॉबिन हुड बनते हो, अभी कर्नाटक में गए तो रॉबिन हुड की छवि दिखा रहे हो टोपे लगा के। किसको बेवकूफ बना रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल मित्तल साहब, आप तुम्हारे भाड़े के टट्टू दिन रात लगे रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ रख रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर के भी, और देश में जो कुछ चल रहा है, देश की गरीबी जो है, बेरोजगारी भी उसके साथ साथ, गरीबी और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है और उस मुद्दे पर लगातार विपक्ष जो है वो हमला कर ही रहा है। और लेकिन इन मुद्दों से इतर यहाँ बात कुछ और चल रही है। जब आप पूछते हैं कि ये क्या ये दिन है, या बताते हैं कि नहीं जी अभी हम दिन में हैं, तो कहा जाता है कि नहीं जी ये तो रात है। तो ये जो समझने का और कहने का, बताने का जो तरीका है या नज़रिया है, वो सब कुछ यहाँ इस सरकार में कैसा है ये सब कुछ सबको पता है। अब सवाल दूसरा यहाँ आ रहा है, और आना चाहता हूँ सवाल के साथ डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके पास, कि दीपक जी क्या गुलाम नबी आज़ाद हैं, सिंधिया साहब हैं, चाहे हिमंता विश्व शर्मा हैं, चाहे किरण रेड्डी की बात आप अभी कर रहे थे, आनंद मित्तल साहब जो अभी हालांकि महीना 1.5 महीना पहले वो छोड़ चुके थे कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद वो शामिल हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था, आप याद कीजिए 2009 में, और चाहे अनिल एंटनी हैं, ऐसे तमाम इन लोगों के ऊपर राहुल गांधी ने एक पजल के रूप में अडानी लिख करके इनके नाम के साथ में, और इन लोगों के कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ गई हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी अडानी और 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों में किसके पैसे हैं ये पूछ रहे हैं। आज अडानी ने एक फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी, उस रिपोर्ट
का जवाब दिया है और उस रिपोर्ट में 2 पन्ने का जवाब है और उसमें कई सारे सवालों का जवाब और कई सारे सवाल पेश किए हैं। सोशल मीडिया पे वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। अडानी अपनी जगह पे झुकने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जगह पे झुकने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी भी अपनी जगह पे झुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अलग अलग जो बातें आ रही हैं जिसमें राहुल पे वार हो रहा है, क्या आपको लगता है इन सबसे इतर सवाल एक, क्या लगता है कि राहुल गांधी को जैसे कह दिया गया कि अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं विदेश जाकर के, ये उनकी छवि को धूमिल कर सकता है, ये बात को धूमिल कर सकती है। राहुल गांधी जाकर विदेश में देश के लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, यानी देश की छवि को खराब करते हैं। क्या इससे राहुल गांधी की छवि खराब हुई है? मतलब 7 सितंबर 2022 को जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, वहां से लेकर के आज की तारीख में क्या लगता है, और खासकर 7 फरवरी को जब राहुल गांधी भाषण देते हैं संसद के अंदर और उसमें भी अडानी को लेकर के वार करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, तो क्या उस वहां से लेकर के अभी तक राहुल गांधी की छवि धूमिल हुई है? क्या राहुल गांधी को जो कहने बताने पप्पू तक बनाने की कोशिश हुई, क्या दोबारा राहुल गांधी उस दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं या राहुल गांधी की छवि दूसरे दिशा में जा रही है? जरा इसका विश्लेषण करिए। देखिए राजीव जी, पहले तो मैं जान लूं मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? क्योंकि आ रही, बोलिए। जी जी जी, ऐसा है कि राहुल गांधी की आलोचना करना जो है वो एक तरह से उन सब नेताओं के लिए खाद पानी का काम करता है जो अपनी जगह बनाना चाहते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो या बाहर हो। तो जैसे आप देखेंगे कि जैसे ही ये गुलाम नबी आजाद की ये बात सामने आई तो तत्काल उसको किसने लपकर, रविशंकर प्रसाद जी ने, जो लंबे समय से कैबिनेट से बाहर हैं और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको लगता है कि राहुल गांधी की आलोचना करके हम अपना स्थान पा सकते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। गुलाम नबी आजाद का ये जो आरोप है ये अपने आप में अनेक तरह की विसंगतियों से भी भरा हुआ है और उसमें कई तरह बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। कानून के सारे जानकार जानते हैं कि अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो ओनर्स ऑफ प्रूफ जिसको कहते हैं, उसे साबित करने की जिम्मेदारी उसी पर होती है जो उस पर आरोप लगाता है। अब ये जो रविशंकर प्रसाद का कहना है कि राहुल गांधी जवाब दें, तो भाई राहुल गांधी किस किस चीज का जवाब देंगे? अगर आपने आरोप लगाया है तो आप उस आरोप को ही कीजिए। दूसरी बात, जब अडानी के मामले में वो कुछ कहना चाहते हैं कि मुझ पर जो आरोप लगे हैं मुझे संसद में बोलने का मौका दिया जाए ताकि मैं अपने आरोपों पे बात कर सकूं, तो आप उन्हें मौका नहीं देते। तो ये जो दोहरा मानदंड है, मतलब जब आपको सुविधा होगी तब आप राहुल गांधी से जवाब मांगेंगे और जब वो जवाब देना चाहेंगे तो आप उनके सारे चैनल जो है बंद कर देंगे, उनका माइक बंद कर देंगे। दूसरी बात, आपको याद होगा जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने 5 पेज की एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें अनेक तरह पूरा उसमें जो हमला था वो राहुल गांधी पर ही था। तो क्या वो जिन अवांछनीय लोगों से मिलते थे उसका उल्लेख क्यों नहीं किया उस चिट्ठी में उन्होंने? सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें एक मजबूत आधार मिलता उनकी चिट्ठियों का, और उन्हें इस बात को उस चिट्ठी में 5 पृष्ठीय जो चिट्ठी थी उस चिट्ठी में उसका उल्लेख करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि आपके पुत्र जो है कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष जो है और जिनके कारण मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, वो विदेश में जाकर अवांछनीय तत्वों से मिलते रहे हैं। ये बात उन्होंने कहीं भी उसका उल्लेख नहीं किया। दूसरी बात, अगर आप सार्वजनिक जीवन में शुचिता का इतना ही ख्याल रखते हैं तो अडानी के मामले में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप भी तो विपक्ष के ही सदस्य हैं, आप भी विपक्षी पार्टी में हैं, आप कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं है। जिस तरीके से बहुत सारे विपक्षी दल जो है इस बात को उठा रहे हैं, कांग्रेस तो सबसे मुखरता से उठा रही है, कांग्रेस उसमें अग्रणी है, सबसे आगे चल रही है। आप कहां हैं उस लड़ाई में जो इस समय सारा देश जो है अडानी के खिलाफ लड़ रहा है? आप खुद कहां हैं? असली बात यह है, इसके पीछे की स्टोरी यह है कि गुलाम नबी आजाद न केवल अपनी जगह बनाना चाहते हैं बल्कि अपनी खोई हुई जमीन जो है जम्मू कश्मीर में भी बनाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि अब उनका स्थान अगर कहीं रह गया है तो जम्मू कश्मीर में ही रह गया है। जो चुनाव होने जा रहे हैं, अगर या होते हैं या नहीं होते, लेकिन आगे पीछे तो निश्चित रूप से होंगे, तो उन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए। अकेले दम पे वो नहीं लड़ सकते। आपको पता है कि जिस समय भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी जैसे जैसे कश्मीर की तरफ बढ़े थे, वैसे वैसे उनकी अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए थे उन्हें, और उन्होंने बाकायदे उस यात्रा में शामिल हुए थे वे। तो गुलाम नबी आजाद के पास इस समय 2 चीजों की भारी किल्लत है। पहली, उनके अपने लोगों की किल्लत है, कमी है उनके पास। दूसरी, उन्हें चाहिए, उन्हें कोई ऐसा
पार्टी, क्योंकि अब वो कांग्रेस में रहे हैं, लंबे समय तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्हें एक पार्टनर चाहिए जो जम्मू कश्मीर में उन्हें सब कुछ मदद कर सके। भारतीय जनता पार्टी की ताकत कितनी है वहां पे हम सब जानते हैं, कश्मीर के अंदर क्या स्थिति होगी हम जानते हैं, क्योंकि 370 हटने के बाद कश्मीरी लोगों में नाराजगी है, यहां तक कि जम्मू और लद्दाख के लोगों में भी नाराजगी है। तो कश्मीर में जब चुनाव अगर होता है तो गुलाम नबी आजाद को जो है एक ऐसा मददगार चाहिए, एक ऐसी पार्टी चाहिए जो उन्हें एक तो राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें प्रासंगिक साबित करे, और दूसरा फंडिंग की भी निश्चित रूप से बहुत कमी होगी गुलाम नबी आजाद के पास, तो वो भी उस मदद के लिए भी उन्हें कोई ऐसी पार्टी चाहिए। तो उनके लिए तो भारतीय जनता पार्टी ही है। अब भारतीय जनता पार्टी की नजरों में आपको चढ़ना है तो उसका सबसे आसान शॉर्टकट और सर्वोत्तम तरीका यह है कि आप राहुल गांधी पे हमला कर दीजिए। तो गुलाम नबी आजाद की ये जो किताब आई है ये ऐसे वक्त पे आई है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि राहुल गांधी जिस अपनी छवि को तोड़ के निकल चुके हैं, उनके बारे में सब कुछ कहा गया, लेकिन आप देखिए कि जनता के बीच उसका बहुत असर नहीं पड़ा है। कैम्ब्रिज में कहा गया कि उन्होंने देश की छवि को खराब किया, भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने जो लोग हैं, उनकी जो ट्रोल आर्मी है, वो जो कुछ बातें कहती रहे वो कहें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और उसको लेकिन जनता बहुत ज्यादा अब स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि इस बीच बहुत सारी चीजें खुल गई हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मोदी और उनकी जो पार्टनरशिप है पूंजीवादी ताकतों से, वो सारी की सारी एक्सपोज हो गई हैं। दूसरी जो चीजें कही गई थी राहुल गांधी के द्वारा, वो सारी धीरे धीरे जब सामने आ रही हैं। आज 20,000 करोड़ का मामला है, अब वो 20,000 करोड़ कहां से आए शेल कंपनियों का, वो भी उसके बारे में भी फिर कायदे से सवाल पूछना चाहिए गुलाम नबी आजाद को। ठीक है, आपने किताब जब पूरी की होगी, जब वो प्रकाशन के लिए गई होगी, तब ये मुद्दे नहीं थे। आज पूछ लीजिए आप, आज तो आप विपक्ष में हैं, आपका एक कर्तव्य है कि आप उसके बारे में पूछे, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में शुचिता की बात करते हैं। वो विदेश जाके किससे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ये आपको साबित करना होगा। क्या राहुल गांधी बताएंगे कि मैं यहां गया, उस दिन इससे मिला, उससे मिला? नहीं, ओनर्स ऑफ प्रूफ साबित करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इस मामले को ठीक से उठाया जाए तो कांग्रेस को भी वही कदम उठाने चाहिए जो इसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। अभी जाते हैं कि नहीं जाते मैं नहीं जानता, लेकिन जो चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ट्रोलिंग आदमी उनकी कर रही है, अलग अलग जगह पे जो मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, तो इस पे भी बनता है। लेकिन खैर ये उनका अपना बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इस छवि का बहुत ज्यादा फर्क, उनकी छवि पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद की अपनी भूमिका जो है बहुत ही संदेहास्पद हो जाएगी, और मुझे लगता है उनको कश्मीर में भी दिक्कत आएगी इस बात को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी कश्मीर में भी बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। जब से कांग्रेस छोड़ी, गुलाम नबी आजाद ने अपना कोई बहुत बड़ा कारनामा वहां पे नहीं करके दिखाया है कश्मीर के अंदर कि वहां पे उनकी फिर से स्वीकार्यता हो। गुलाम नबी आजाद का जो भी वजूद था वो कांग्रेस के कारण था, कांग्रेस उनके कारण बिल्कुल नहीं है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही विश्लेषण, और उसमें भी गुलाम नबी आज़ाद, लेकिन यहाँ सवाल गुलाम नबी आज़ाद का नहीं है, सवाल राहुल गांधी का है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अलग अलग मुद्दे लेकर आए जा रहे हैं। देखिए, अगर क्रोनोलॉजी जिसको समझा रहे थे अनंत मित्तल साहब, क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो जितने भी वार हो रहे हैं वो राहुल गांधी के ऊपर हो रहे हैं। राहुल गांधी के लिए रोज नए नए हथकंडे लाए जा रहे हैं, नए नए जो तीर हैं वो निकाल करके निशाने पर लगाने की कोशिश। लेकिन क्या इन तीरों से जो छोड़े जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ या कांग्रेस पार्टी की तरफ, इससे बेनिफिट में बीजेपी आज की तारीख में नजर अभी नया आ गया, अवांछनीय व्यापारियों से मिल रहे हैं, यानी अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं बाहर जाकर के। विदेश जाकर राहुल गांधी देश के लोकतंत्र की हत्या करते हैं, ऐसी ऐसी बातें, और राहुल गांधी को विदेश से घेरने की कोशिश। लेकिन उसी विदेश से राहुल गांधी के समर्थन में अगर जर्मनी बोले, समर्थन में अगर यूनाइटेड नेशन बोले, समर्थन में अगर अमेरिका बोले, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाए, तो फिर तो बात कुछ और है। क्या ये जो है वो कुछ ना कुछ अंदर खाने कुछ और चल रहा है क्या? किस रूप में देखा जाए? बीजेपी डरी हुई, बीजेपी केवल कांग्रेस से डरी हुई। जी, आपका ऑडियो काफी डाउन है, यहां से है क्या? जी, वहीं से है। आप रिकनेक्ट कीजिए, तब तक आता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा इसी सवाल के साथ अमलेंदु जी जुड़े हैं। अमलेंदु जी प्लीज, जब तक एक मिनट, जब दोबारा प्रकाश हिंदुस्तानी जी दोबारा आप जुड़ जाइए एक बार फिर से, तब तक अमलेंदु जी के पास आते। जी, जरा प्रकाश जी के ऑडियो को ठीक कर लीजिए।
जी अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पे इतना हमलावर क्यों है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? क्या राहुल गांधी लोकसभा में नेता विरोधी दल हैं? क्या राहुल गांधी राज्यसभा में नेता विरोधी दल हैं? राहुल गांधी क्या है इस समय? राहुल गांधी इस समय, उनकी हैसियत उस समय इतनी है जितनी अमलेंदु उपाध्याय की साधारण नागरिक है। वे पूर्व सांसद हैं और क्या है, कुल मिलाकर साधारण नागरिक ही है हमारे जैसे इस समय। तो राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इतनी हमलावर क्यों है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है राहुल गांधी जो है वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो भारतीय जनता पार्टी जब इतनी हमलावर है तो उसको ये बात भी स्वीकार कर लेनी चाहिए, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। अगर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार कर रही है मन ही मन में, तो उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे कि हमारी लड़ाई अब राहुल गांधी से है, राहुल गांधी ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर ऐसा नहीं है तो पूरी सरकार को जो है वो राहुल गांधी पे इतना हमलावर होने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात राजीव जी, बहुत से सवाल जो आपने भी उठाए और अनंत मित्तल साहब ने भी उठाए, दीपक जी ने भी उठाए, स्वामी जी ने भी कहा, गुलाम नबी आजाद को जहां तक लेकर के सवाल है, सवाल गुलाम नबी आजाद का नहीं, सवाल यह है कि गुलाम नबी आजाद को 50 साल के बाद जो है ये दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। सवाल इस बात का है 50 साल तक जो थे वो अवांछनीय जो व्यापारी हैं उनके साथ गांधी परिवार के रिश्ते रहे और गुलाम नबी आजाद साहब गुलाम बनकर के गांधी परिवार के दरवाजे पर खड़े रहे जी। तो ये सवाल तो गुलाम नबी आजाद से है कि भाई आप 50 साल तक जो है आप दरवाजे पर खड़े होकर के देखते क्यों रहे कि अवांछनीय व्यापारी जो है वो आकर के गांधी परिवार से मिल रहे। तो अभी संजय बालू टाइप के लोग जो है कई निकलेंगे, अभी गुलाम नबी आजाद भी आए हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आते रहेंगे ऐसे भी 2024 तक बहुत लोग आएंगे। एक हफ्ते से ज्यादा ये सब मीडिया मैनेजमेंट नहीं चलता है, उसके बाद फिर कोई दूसरा लाना पड़ता है। तो अब गुलाम नबी आजाद चल रहे हैं, उसके बाद कोई दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। बहरहाल प्रक्रिया जो राजीव जी लगातार चलती रही, लेकिन जो मूल सवाल है जिसके ऊपर आज देश की राजनीति केंद्रित हो गई है, जो राहुल गांधी बार बार सवाल पूछ रहे हैं, वो यही है कि अडानी जी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं जी। भारतीय जनता पार्टी को इन सवालों के जवाब दे रहे हैं। उल्टे आप जो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी तो काम आदमी पूछ रहे हैं, जैसे हम सवाल पूछते हैं तो राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं। तो कल को आप हमसे सवाल पूछने लग जाए कि आप बताइए, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी हमसे कोई सवाल पूछे तो हम जवाब दें। तो अगर राहुल गांधी हमारे बराबर के हैं तो आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए इतने ज्यादा? इसका मतलब ये है कि वो मान चुके हैं कि राहुल गांधी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए पैसा खर्च किया, जिसको राहुल गांधी ने स्वयं कहा कि करोड़ों रुपया जो था वो मेरी छवि बिगाड़ने के लिए खर्च किया गया। जी बिल्कुल, वो करोड़ों रुपए का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो विचलित इसलिए है कि उस करोड़ों रुपए की भरपाई कहां से हो जो राहुल गांधी की छवि खराब करने पर खर्च किए थे। समस्या ये है राजीव जी, नहीं वो तो बहुत है, लेकिन वो तो खर्च हो गए ना जो थे, उसका तो कोई लाभ नहीं हुआ ना। बहुत मिल रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है 2000 करोड़ रुपए मिल गए। प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़ गए हमारे साथ फिर से। प्रकाश जी, उसी सवाल के साथ प्लीज अपनी बात रखिए। दरअसल जिस तरह बीजेपी डरी हुई है, राहुल गांधी से डरी हुई, तो राहुल गांधी की हर गतिविधि उसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़े करना है। चाहे राहुल गांधी विदेश जाएं, चाहे राहुल गांधी के बारे में विदेश में कोई नेता बोले, यूएन से कोई बोले, ब्रिटेन में कोई बोले, उन्हें लगता है कि जो कुछ भी गड़बड़ है वो राहुल गांधी के कारण है। और राहुल गांधी ने जब भी जो बातें कही वे सारी बातें हमेशा सच रही, सच साबित हुई। अब जो गुलाम नबी आजाद जी हैं, ये खुद कितनी बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं ये पूरा देश जानता है। वे खुद भी जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। जैसा भी दीपक जी ने कहा कि उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना बंगला खतरे में दिख रहा था, गुलाम नबी आजाद को भी अपना बंगला दिल्ली का खतरे में दिख रहा था। तो ये सारी चीजें उनको लगता है कि अब उनका क्या होगा, और उन्हें लगता है कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिले कि कहीं न कहीं से उन्हें बीजेपी का पक्ष लेने का मौका मिले। एक बात है कि महाभारत का एक पात्र था शिखंडी, तो ये सारे शिखंडी अब
शिखंडी नए नए रूप में आ रहे हैं, वे बीजेपी के सलाहकार बनकर आ रहे हैं, वे बीजेपी में हुए लेकिन बीजेपी में शामिल होने के पहले लंबी भूमिका बना चुके हैं, आजादी भूमिका बना चुके हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद के बारे में संसद में बयान दिया था, उसी दिन से यह साबित हो गया था कि ये अगले बीजेपी के नेता हैं। वे बीजेपी में पहले पल गए नहीं, जैसे कि अमरिंदर सिंह नहीं गए, लेकिन काम वे बीजेपी का ही कर रहे हैं। तो बीजेपी को ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो बीजेपी का काम करे। मूल मुद्दा जो अडानी को लेकर है उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, ना आजाद जी बोल रहे हैं। सवाल अडानी का पूछा जाता है, उधर से प्रतिप्रश्न किया जाता है राहुल गांधी के बारे में। सवाल अडानी के बारे में जब भी होता है, अडानी के 20,000 करोड़ का सवाल होता है, तो राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल होता है। फिर कोई सवाल होता है अडानी की LIC की सुरक्षा पर या SBI के धन की सुरक्षा पर, तो सवाल राहुल गांधी पर उठा दिया जाता। अरे मूल मुद्दों पर तो कोई बात करना नहीं चाहता कि LIC में जो पैसा लगाए लोगों का वो सुरक्षित है क्या? क्या जो पैसा SBI के पास है, जनता का पैसा, सुरक्षित है क्या? अडानी जो शेल कंपनियां बना रहे हैं वो पैसा सुरक्षित है क्या? और अब आजाद जी को याद आया कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है और हमें तो ये करना चाहिए कि ये राहुल गांधी बड़े गंभीर अवांछनीय उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। यानी वांछनीय इस देश में केवल एक ही उद्योगपति है और वो है अडानी। और कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से जो ट्वीट किया गया, एक ट्वीट पर, केवल एक ट्वीट पर इतने बड़े बड़े नेता और पार्टियां बौखला जाए, तो इसका मतलब यह है कि वार बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। चाहे अडानी हो, चाहे हिमंता बिश्व शर्मा हो, या जो भी 5-6 लोग हैं वो सभी पर। तो तकलीफ उन्हें होनी चाहिए थी, लेकिन वे सब अडानी के बचाव में आ गए। तकलीफ सबसे ज्यादा अडानी को होनी चाहिए थी, लेकिन अडानी की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं। लेकिन बयान देने के लिए ये नए नए नेता, नए नए शिखंडी आ रहे हैं। राजू जी बिल्कुल बिल्कुल। एक नाम अडानी और 5 नाम उसके साथ जोड़ करके जो पजल बनाया था राहुल गांधी ने, जो ट्वीट किया 2 दिन पहले, उसमें पहला नाम गुलाम यानी गुलाम नबी आज़ाद, दूसरा नाम सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीसरा नाम हिमंता बिश्व शर्मा, चौथा किरण रेड्डी और 5वां अनिल एंटोनी। तो ये जो नाम हैं, ये 5 नाम, और इन 5 की बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। और लेकिन बात यहाँ राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए घेरने की कोशिश अडानी के मसले पर। और राहुल गांधी, क्या ये एक सिंपल, जिसको हम लोग लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, एक बार फिर से आना चाहूँगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और फिर आता हूँ विजय शंकर जी की आवाज़ उस समय कट गई थी, उनसे भी बहुत कुछ सुनना अभी बाकी है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मामला क्या सिर्फ और सिर्फ अडानी का है या कुछ और है? क्या यहाँ पूरी की पूरी सियासत जो है, राजनीति जो है 2024 तक, क्योंकि उससे पहले अभी कर्नाटक जिसके बारे में बता रहे थे मित्तल साहब, बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें बता चुके हैं। क्या सिर्फ कर्नाटक है या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव भी हैं, तेलंगाना के चुनाव भी है, मिजोरम के चुनाव भी हैं, और हो सकता है जैसा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह रहे हैं कि कश्मीर में चुनाव हो जाए, उसके लिए भी आज़ाद जो हैं वो ज़्यादा मुखर होकर बात कर रहे हैं, किताब भी आ चुकी है। यह मामला राहुल गांधी की सियासी मजबूती का है और इसलिए ये, और क्योंकि देखिए अभी तक अगर गौतम अडानी इतने ही सही होते तो कहीं ना कहीं 1-2 डिफामेशन का केस जो है वो अब तक राहुल गांधी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर कर चुके होते, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हुआ है। तो क्या मामला आखिर क्या है? क्या राहुल गांधी का, जो बार बार मैं वहां आ रहा हूं, राहुल गांधी का संसद के अंदर दिया हुआ भाषण वही सबसे बड़ी बात है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा वार जो 2024 में बहुत घातक हो सकता है, ये है? क्या कुछ है, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है केवल अडानी जी मसला नहीं है, ये मसला जो है पूरे गुजरातियों से संबंधित है। जितने नाम उछल रहे हैं, जितने भी नाम आ रहे हैं, सब गुजरातियों के आ रहे हैं। आप जितनी लिस्ट लेंगे, आप एक लिस्ट बनवाइए कितने लोग देश का पैसा छोड़ के भागे हैं। आप ये देखिए किरण भाई पटेल किस जगह के हैं,
जितने नाम आप देखिएगा सारे गुजरात के हैं। अब एक नया आंदोलन जो शुरू हुआ है कर्नाटका के अंदर कि आप अपने गुजरात का दूध जो कर्नाटका का खुद का मिल्क प्रोड्यूसिंग सोसाइटी एसोसिएशन है उसके विरुद्ध थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो वास्तविकता में ये लड़ाई है गुजरात वर्सेस पूरे हिंदुस्तान की। देखिए एक बात में राजीव जी वास्तविकता में गुलाम नबी आजाद की ठीक मानता हूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अवांछनीय तत्वों से मिलते हैं। अब विदेश के अवांछनीय तत्वों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन देश में अवांछनीय तत्वों के साथ रहे 50 साल, ये बात तो मैं मानता हूं। गुलाम नबी आजाद को वो झेलते रहे और उनको पहचान नहीं पाए। हेमंत विश्व शर्मा के साथ रहे और उनको वहां पे इतना बड़ा पद उन्होंने दिया, उनको पहचान नहीं पाए। ये घुन थे उनके, दीमक थे ये कांग्रेस के अंदर। और मैं इस बात से खुश हूं। देखिए हमें कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है केवल राष्ट्र से। राष्ट्र को घुन की तरह, दीमक की तरह जिस तरह से ये लोग चाट रहे थे और जिस तरह से ये लोग पनप रहे थे और राज्यसभा और बंगलों के लिए और सुविधाओं के लिए जिस प्रकार से ये बिक चुके हैं, ये लोग अवांछनीय तत्व हैं, ये देश के अवांछनीय तत्व हैं। और ये राहुल गांधी के हित की बात है। इन अवांछनीय तत्वों को राहुल गांधी ने अब छोड़ दिया है और जो लोग भी अगले 15-20 दिन में देखिए अवांछनीय तत्वों को छोड़ेंगे। देखिए जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, जो शांत बैठे थे सबको दंड मिला था भगवान कृष्ण से। इस समय लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, इस समय लड़ाई जो है ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। एक तरफ वो शक्तियां हैं जो लोकतंत्र का, धर्मनिरपेक्षता का और भारत की अस्मिता का चीरहरण कर रहे हैं। इस समय जो नहीं खड़े होंगे इसके खिलाफ, उन सबको भगवान कृष्ण दंड देंगे और ये लोग सब नष्ट होंगे जितने भी अवांछनीय तत्व हैं। गुलाम नबी आजाद ने एक प्रकार से यह स्वीकार किया कि वो अवांछनीय तत्व हैं और जितने लोग भी पिछले 6 महीने के अंदर जब से ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई शुरू हुई है, जो लोग कांग्रेस को छोड़ के गए हैं, ये सब अवांछनीय तत्व थे और इनका पर्दाफाश होना देश के हित में है और राष्ट्र के हित में है। राजीव जी अवांछनीय, लेकिन ये अवांछनीय तत्व, अवांछनीय बिजनेसमैन विजय बहादुर सिंह जी, माफ करें विजय शंकर सिंह जी, आपसे समझना चाहता हूँ ये अवांछनीय बिजनेसमैन जो है ये कहाँ से पैदा हो गए? क्योंकि अभी तक ये बात नहीं आ रही थी, अब अचानक आज़ाद साहब आते हैं और एक नया, कल को हो सकता है कुछ और नई बात, नए शब्द आ जाएं और जिस पर हम लोगों को चर्चा करनी पड़े। लेकिन ये और गुलाम नबी आज़ाद अगर बात कर रहे हैं जो 50-55 साल तक कांग्रेस पार्टी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, कांग्रेस ने कहां तक पहुंचाया नहीं, जिसके बारे में अनंत मित्तल साहब कह भी रहे थे, और वो अगर कुछ कहें तो जनता भरोसा तो करेगी, ऐसा बीजेपी शायद मानती हो। और ये बिल्कुल सही है कि इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है। चाहे हिमंता विश्व शर्मा कहें, जैसे कहते थे कि मैं गया बरामदे में बैठा हुआ था और वो उधर राहुल गांधी जो हैं अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, तो वो मुझसे ज़्यादा कुत्ते पर वो करते हैं, ध्यान देते हैं, इसलिए मैं छोड़ के आ गया। ऐसी बहुत सारी बातें होती रहीं। 5 पन्ने की चिट्ठी लिखी थी इन्होंने, आपको याद होगा, गुलाम नबी आज़ाद जब पार्टी छोड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके निकले थे तो, और 5 पन्ने में से लगभग 4.25 पन्ना राहुल गांधी को डेडिकेटेड था। तो ऐसे में अब जो ये नई जो बात आई है, ये आपको लगता है कि, और उसमें भी एक बात यहाँ जोड़ते हुए आपके पास सवाल पे आऊँ कि मुद्दा जो है अदानी का है। अदानी व्यापारी अवांछनीय व्यापारियों से मिल रहे हैं, यानी कि वहाँ भी व्यापारी बनाम ऐसे व्यापारी जिसके बारे में देश नहीं जानता है। राहुल गांधी एक व्यापारी का नाम लेके कह रहे हैं कि ये व्यापारी है जिसके साथ मोदी का क्या रिश्ता है, ये जरा मोदी जी बता दें। तो क्या ये अवांछनीय बनाम अदानी जो हैं वो टक्कर में सामने आ पाएंगे? क्या राहुल गांधी के बारे में जैसे कहा गया कि वो तो ऐसे हैं जो कहते इधर से आलू डालो उधर से सोना बन जाता है, और वो बन गया, वो चल गया, चला दिया गया, क्या ऐसा कुछ होने वाला है या कुछ और है, या कुछ ये नया प्रयोग है जो राहुल गांधी को फिर से डिफेम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन शायद इसमें अब सफल ना हो जो पहले सफल हो गए थे? किस रूप में देखा जाए? नंदू जी की बात पे आता हूं। अब नंदू जी ने साफ साफ ये कहा कि पूरी की पूरी पार्टी, पूरी भाजपा राहुल गांधी से डरी हुई है। राहुल गांधी आज क्या है? राहुल गांधी एक भूतपूर्व एमपी हैं जिनकी सदस्यता खत्म की जा चुकी है। तो हमारे आपकी तरह से एक सामान्य नागरिक है, ठीक है, एक पार्टी के वो सदस्य हैं, उसके कांग्रेस कार्य समिति में भी हैं,
पार्टी के बड़े नेता भी हैं, वो अलग बात है। अब रहा सवाल गुलाम नबी आजाद का अवांछित उद्योगपतियों की बात करना, तो वो किनको अवांछित कह रहे हैं अब ये तो वही बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की जितनी विदेश यात्राएं होती हैं, उन यात्राओं का जो सिक्योरिटी स्टेटस है, वो जेट सिक्योरिटी स्टेटस है, उनकी एक एक खबर वहां के दूतावास को रहती है। वो कहाँ मिलते हैं, किससे मिलते हैं, ये सारा प्रोग्राम वहां तय होता है और एक चीज का पता लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अमेरिका जाएं और XYZ से मिले और पता न लगे। उन्होंने क्या बात किया ये भले न पता लगे, लेकिन किनसे मुलाकात हुई और कितनी देर की मुलाकात हुई ये तो पता चल जाता है। और ये सारी एजेंसियां, रॉ है, IB है, ये सारी एजेंसियां जो हैं, रॉ जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस देखती है, IB जो इंटरनल देती है, ये सारी चीजें PM को रिपोर्ट करती है और इस तरह की संवेदनशील सूचनाएं देती हैं। तो कैसे इस बात पर यकीन कर लिया जाए कि राहुल गांधी की एक ट्वीट से खड़बड़ा जाने वाली पार्टी, खड़बड़ा जाने वाले नेता इन मुलाकातों पर चुप रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, राहुल गांधी किन से मिलने जाते हैं, क्या मिलने जाते हैं, उनका निजी मामला है। लेकिन प्रधानमंत्री किससे मिलते हैं और किससे नहीं मिलते, ये उनका निजी मामला नहीं है, वो देश का मामला है। प्रधानमंत्री की जहाज से अगर अडानी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उसी जहाज से स्टेट बैंक की CEO बुलाई जाती है, वही लोन की बात होती है, वही ठेके की बात होती है। राफेल में अडानी जाते हैं, HCL को ठेका हटाकर तुरंत अंबानी को ठेका दिया जाता है राफेल में। वहां के बाद में राष्ट्रपति कहते हैं जो तो प्रधानमंत्री का दबाव था, बाद में भले पीछे हट जाए। श्रीलंका में संसद में कहा जाए तो उनका दबाव था। बांग्लादेश के लोगों ने कहा कि हमें महंगी बिजली बेची जा रही है, और आज जो महंगी बिजली हमें आपको मिल रही है उसका एकमात्र कारण अडानी का इंपोर्टेड कोयला है, जिसकी बाध्यता सरकार ने कर रखी है कि आपको 10% कोयला यूज करना पड़ेगा। अब तय है कि अब अवांछित कौन है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़े अवांछित तो वही उद्योगपति हुए जिनकी शेल कंपनियों से पैसा हमारे रक्षा संस्थानों में और जगह पर आके आ चल रहा है। और जिन कंपनियों में इनका पैसा लगा है उन कंपनियों में चीनी मैनेजमेंट झुका हुआ है। विनोद अडानी जो इन अडानी के भाई है, गौतम अडानी के, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं, वो मॉरिशस में रहते हैं, कहीं और के नागरिक हैं, जिनकी सारी शेल कंपनियां हैं, 96% पैसा उनका लगा हुआ है, तो सामने नहीं है। और गौतम अडानी कहते कि हमारा उनसे संबंध नहीं है। जब इन रिश्तों पर बात उठाई जाती है कि बात को उसे बहकाया जाता है, इसलिए कि इसका जवाब देने की हैसियत बीजेपी में किसी के पास नहीं है, क्योंकि मामला सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री को इन असहज करने वाले सवालों का सामना करना पड़ेगा, और इन सवालों के सामना न करना पड़े, इसलिए बीच बीच में ऐसे शगुफे उठाते रहेंगे। अमरजीत जी ने बहुत सही कहा कि हफ्ते भर से ज्यादा ये नहीं चलता है। आजाद की बायोग्राफी हफ्ते भर से ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नहीं है, या कोई बहुत बड़ी चार्ली चैपलिन की बायोग्राफी नहीं है। आधे लोग उसे पढ़ेंगे ही नहीं, वही पोर्शन निकाल के आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक हफ्ते बाद फिर कोई दूसरा मामला आएगा। मेरा ये कहना है कि भाजपा सरकार या बीजेपी न करके सीधे कहिए कि नरेंद्र मोदी जी का अडानी से निजी संबंध है, और इस संबंध को गुजरात के सारे लोग जानते हैं। अभी स्वामी जी ने बहुत सही बात की कि जितने बाहर भागे हैं, जिन्होंने बैंकों का पैसा लूटा या नहीं पैसा चुका पाए, जो बाहर भाग गए हैं, उसमें मैक्सिमम गुजराती हैं। आपको नंदिनी जो कर्नाटक में वहां का मिल्क सप्लाई जो सस्ता मिलता है, आपको अमूल थोपने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आप एक राज्य का दूसरे राज्य पर अतिक्रमण कर रहे हैं। आप बिजनेस है, अमूल को वहां जाके काम करें, और अगर अमूल को लगता है कि उसका बेहतर है तो लोग उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे। लेकिन इस तरह की बात करना, महाराष्ट्र के दो बहुत बड़े उद्योग, एक अनिल अग्रवाल का था चिप बनाने वाला, एक और कोई बहुत बड़ा उद्योग था, जिन्होंने इलेक्शन के ठीक पहले गुजरात लाके रख दिया, क्यों लाके रख दिया? महाराष्ट्र में तो आपका ही हिस्सा है, वहां भी तो आपकी ही सरकार है, भले आपने ऑपरेशन लोटस से बनाई है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की संकीर्णता भी जाहिर होती है, तंग दिमागी भी जाहिर होती है, तंगदिली तो जाहिर हो ही रही है। तो उनके दिमाग में सिर्फ यही है कि वो गुजरात के उन उद्योगपतियों को संरक्षण दे रहे हैं जो उनके लिए मौके पर खड़े रहे हैं, जो उनके लिए वो ATM में वक्त को उनको पैसा दे रहे हैं। याद करिए 2013 में जब चुनाव की बात आई थी, तब यही बात कहा गया था कि पैसा कौन लगाएगा। वाइब्रेंट गुजरात की मीटिंग में इस बात को अनिल अंबानी ने साफ साफ कहा था कि हम नरेंद्र भाई मोदी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी उनके प्रांत के थे, वो देखना चाहें। हर व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री को देखने का अधिकार है कि हम इनको देखना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल क्या है कि सारा पैसा कहां से आ रहा है? पैसा गुजरात से आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड है, आप उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। PM केयर से आप उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं।
मजाक मजाक में मेरे एक मित्र ने कहा कहीं 20,000 करोड़ रुपया पीएम केयर से तो नहीं गया है। बात भले मजाक में कह रहे हो, लेकिन जब उसका कोई हिसाब नहीं है सामने तो आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से तमाम संदेहों के घेरे में है और ये संदेह पब्लिक तक पेनिट्रेट कर रहा है, सामान्य लोगों तक पेनिट्रेट कर रहा है कि जिस अवधि में, जिस समय देश में कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे, उस समय अडानी एक से एक एयरपोर्ट और सीपोर्ट खरीदते जा रहे थे। पहले छापा पड़ता है बंबई एयरपोर्ट पे गोयनका के यहाँ, जो उनके यहाँ मुझे नाम नहीं याद है, जो भी हो, बाद में इनको मिलता है। मतलब सीबीआई और ईडी का प्रयोग सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि पूंजीपति डरे और पीछे हटें। ये बिल्कुल माफिया टाइप कार्रवाई है, जहां ठेका निकलता है। शहरों की मैं बात बता रहा हूं, ठेकों की बात बता रहा हूं, जहां गोरखपुर में रेलवे के ठेकों की बात बता रहा हूं, जहां पर किसी जमाने में हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही का ठेका निकलता था, तीसरा आदमी साहस नहीं करता था, इसमें उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, उनको पहले ही दबा दिया जाता था आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके की जो मेंटेलिटी बहुत ऊपर तक आ गई है, ये बहुत घातक है, लेकिन इसका अंदाजा सबको लग रहा है। मेरा यही कहना है कि अगर वो अडानी के बारे में नहीं बताना चाहते हैं तो जाहिर इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि वो चुप हैं। उन्होंने हर मौके पर चुप्पी रखी है, नोटबंदी के बाद चुप्पी रखी है, जीएसटी के बाद चुप्पी रखी है, कोरोना के बाद चुप्पी रखी है, आर्थिक हालत गिरती चली गई, चुप्पी रखी है, और वो सब चुप्पी निभती चली गई है। लेकिन ये चुप्पी इसलिए नहीं निभ रही है कि इसको गोदी मीडिया, ये चुप्पी इसलिए नहीं निभ रही है कि इसको गोदी मीडिया उठाए न उठाए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया उठा रहा है और धड़ल्ले के साथ उठा रहा है, और वो रोज उठा रहा है, और इसका असर स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ रहा है, लोगों पर भी पड़ रहा है। कंपनियों ने ईपीएफओ का पैसा लगा दिया, जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो लगा दिया। आज जो लोग रिटायर होंगे आज से 10 साल बाद, उनको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, वो क्या स्थिति करेंगे? उस समय तो एकजुट भी नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में लोगों को जागरूक रहना चाहिए और अपने निवेश को, चाहे वो छोटा निवेश बैंक में करें, चाहे एलआईसी में करें, चाहे इंश्योरेंस में करें, चाहे ईपीएफओ में करें, चाहे पीपीएफ में करें, उसके प्रति सजग रहें और आवाज उठाएं। मेरा यही कहना है कि अवांछित इसमें कोई नहीं है, और अगर सच में कोई अवांछित है तो सबसे बड़ा अवांछित व्यापारी इसमें गौतम अडानी है, जिसकी शेल कंपनियों से पैसा, वो पैसा कहां का है, ड्रग मनी है, हवाला का पैसा है, कैसे आ रहा है, काला धन है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, किसी को नहीं पता है। लेकिन वो पैसा विदेशी निवेश होकर हमारे रक्षा क्षेत्र में लगा हुआ है। ये बहुत चिंताजनक बात है। जी 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 बिल्कुल, बहुत सारी बातें। और दोस्तों आप जानते हैं कि विजय शंकर सिंह जी जो हैं वो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और कानून को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनसे बेहतर कानून और कौन जानेगा। रॉ क्या कर रहा है, राहुल गांधी जब यहाँ से विदेश जाते हैं तो वहाँ के भारत के जो दूतावास हैं वहाँ तो खबर रहती ही है कि राहुल गांधी कब आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो Z+ सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। उनके पास उनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत सरकार को सब पता रहता है कि कब वो विदेश में हैं, कब वो देश में हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या ये जनता को बरगलाने के लिए एक रचना जो है वो रची जा रही है, जैसे कहानियाँ लिखी जाती हैं, कथाएं बनाई जाती हैं, वैसे कुछ बनाया जा रहा है या कुछ और है? लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ सिंह साहब कह रहे थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है और इसमें जो चुप्पी है, क्योंकि आप हर वक्त चुप रहे। आपने आनन फानन में नोटबंदी कर दी तब भी आप चुप थे। आपने जीएसटी के बाद आपसे सवाल पूछा गया था तब भी आप चुप रहे। कोरोना काल में जो कुछ हुआ उस पर भी चुप हैं। पीएम केयर फंड्स पे भी सवाल आया, उस पर भी आप चुप हैं। जवाब आप वहाँ नहीं देते हैं जहाँ आपको जवाब देना चाहिए। जवाब आप वहाँ देते हैं जहां आप जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं। लेकिन वो जवाब भी इन सवालों का नहीं, बल्कि कुछ और सवाल जिसमें परिवारवाद सबसे ऊपर रहता है, जिसमें भ्रष्टाचार सबसे ऊपर होता है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले अनंत मित्तल साहब बात कर ही रहे थे। अनंत मित्तल साहब, आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूं, कार्यक्रम के समापन की ओर ले चलते हैं और आपसे समझना चाहता हूं फिर से कि क्या राहुल गांधी पर जो ये वार है ये उतनी दूरी तक पहुंचते हुए आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग ढंग से जो वार करने की कोशिश, या ये सेकंड जो फेज भारत जोड़ो यात्रा का निकालने की जो तैयारी चल रही है उससे रोकने के लिए? क्योंकि अगर वो निकाल दिया, फर्स्ट फेज के कारण यात्रा जो पहले यात्रा निकली उसमें इतनी मजबूती के साथ राहुल गांधी उभर के सामने दिखाई दे रहे हैं, अगर दूसरी यात्रा निकाल लें वो भी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से ऊपर यानी हिंदी भाषी क्षेत्र में,
तब क्या स्थिति होगी। इससे बचने के लिए है कि राहुल को पहले ही डिफेम कर दो, इतना तोड़ दो इनको, कांग्रेस को और कांग्रेस के ऐसे नेताओं को कि हिम्मत न करें आगे। ये है क्या रणनीति हो सकती है। चूंकि सियासत को बहुत नज़दीक से पत्रकारीय जीवन में आप देखते आए हैं, समझते आए हैं, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि किस रूप में इसको देखा जाए। क्या भारत जोड़ो यात्रा, राहुल की बढ़ती छवि, राहुल की मजबूत होती हुई जो उनका जो बढ़ता हुआ कद है, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब जयप्रकाश जी को रोकने की कोशिश की गई थी। हरियाणा में बंसीलाल मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, और उन्होंने दो ठगों टाइप के पहलवान नुमा लोगों को जयप्रकाश जी से गले मिलने के लिए आगे बढ़ा दिया। लेकिन नानाजी देशमुख बीच में आके खड़े हो गए, वो खुद पहलवान थे और जयप्रकाश जी की जान बचाई, उनकी पसलियां तोड़ने की साजिश थी। उसके बावजूद क्या जयप्रकाश जी रुके? इंदिरा जी उन्हें चाचा जी कहती थी, पैर छूती थी। प्रभावती देवी उनकी जो पत्नी थी, उनकी गोद में इंदिरा गांधी पल के पड़ी हुई। और आप याद करिए, इंदिरा गांधी चुनाव हारते ही सबसे पहले किससे मिलने गई थी? जयप्रकाश जी से, बिहार। तो अगर जयप्रकाश जी नहीं रुके, लोग मेरी मजाक उड़ा सकते हैं इस चीज के लिए। आज राहुल गांधी वही खड़े हैं जहां जयप्रकाश जी 1973, 74, 75 में खड़े थे, जब इमरजेंसी लगानी पड़ी इंदिरा जी को। गुजरात में उठा था, सवर्णों ने आंदोलन किया था, जो खाम प्रयोग था माधव सिंह सोलंकी का, उसके खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ। वहां जो है युवाओं को जाके जयप्रकाश जी ने संबल दिया, गुजरात आंदोलन हुआ। उसके बाद बिहार में आंदोलन छिड़ा, मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर साहब के साथ खिलाफ आंदोलन हुआ बिहार में। लेकिन क्या उसके बाद दुनिया भर का उन पे अत्याचार हुआ, जयप्रकाश जी को जेल डाल दिया, कर दिया, तो क्या वो रुके? वो क्या निकली उस आंदोलन की कोख से? जनता पार्टी। तो उसी तरह आप देखिए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी को बदनाम ये कैसे कर लेंगे? राहुल गांधी का रिकॉर्ड इस देश के सामने है। राहुल गांधी के 3 ट्वीट मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद आते हैं। पहला ट्वीट था जब इन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी ने जब प्रधानमंत्री बनते ही भूमि अधिग्रहण कानून, आप याद करिए, किसानों के लिए वो वाटरशेड कानून था देश में। उससे पहले किसानों को उनकी जमीन लेने के बदले इतना पैसा कभी नहीं मिला, ऐसे अधिकार कभी नहीं मिले, जमीन के बदले प्लॉट कभी नहीं मिला। वो इतना वाटरशेड, इतना क्रांतिकारी कानून था। इस सरकार ने आते ही क्या किया? अच्छे दिन लाई है, और सबसे पहला वार अच्छे दिन का अन्नदाता पे किया, उनकी कमर तोड़ी भूमि अधिग्रहण कानून लेके। राहुल गांधी ने एक ही ट्वीट किया था, हम भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन नहीं होने देंगे। हुआ? नहीं हुआ। सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। यह बात दीगर है कि उसके बाद राज्यों से कहा गया कि तुम अपने यहां अमेंडमेंट कर लो, लोकली जो है जो करना है कर लो। लेकिन आज तक भूमि अधिग्रहण कानून में केंद्र के जो संशोधन नहीं हो पाया। दूसरा आप याद करिए, वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन, राहुल गांधी ने कहा था इस सरकार को देनी पड़ेगी मुफ्त वैक्सीन। सरकार क्या दे रही थी? पैसा लेके लगा रही थी। सरकारी अस्पतालों में भी पैसा देना था लोगों को। मुझे अगर गलत याद दिए तो 80 रुपए शायद सरकारी रेट तय हुआ था। राहुल गांधी ने लगातार ट्वीट किया, इस सरकार को मुफ्त वैक्सीन देनी पड़ेगी। स्वास्थ्य जो है वो संविधान प्रदत्त अधिकार है, जीने का अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार है, सरकार को देनी पड़ेगी। भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के दखल से दिया गया, जैसे आज हमारे जो है 56 इंच की छाती वाले सीना ठोक ठोक के संसद में कह रहे थे हमने मुफ्त वैक्सीन दी। अरे तुम कब दे रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारा जो है शिकंजा कसा तब तुमने दी। झूठ बोलते हो। तुम्हारी नीयत तो वहां भी पैसा कमाने की थी, वहां भी जो है वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को मुनाफा देने की थी। तुम्हें पब्लिक के स्वास्थ्य की इतनी चिंता थी? तीसरा याद करिए, तीसरा किसान विरोधी 3 कानून मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है। आप कहेंगे तो मैं रिसर्च करके आपको दे दूंगा वो राहुल गांधी का ट्वीट। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने भाषण किया ना, वापस लिए ना। नोटबंदी जैसा तुगलकी काम किया, उसके बाद रो रो के टसुए बहा बहा के देश के आगे आए।
क्योंकि पता था कि पब्लिक जो है इस समय बहुत गुस्से में है। तो आप बार बार थूक के चाटते हो, फिर उसको कहते हो तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा। अब आओ हिंडनबर्ग पे, अडानी पे। अरे भाई 10 लाख करोड़ से ज्यादा, आप 10 लाख करोड़ के ब्याज में अगले जिंदगी भर जो है मनरेगा चला सकते हो मजदूरों के लिए। स्वामी जी बताएंगे, ज्यादा वो अर्थशास्त्री हैं। 10 से 12 लाख करोड़ का डेंट लगाया, गच्चा लगाया अडानी को। अरे बाजार बता रहा है कि अडानी को क्या इसकी सजा मिलनी चाहिए, बाजार ने दे दी है। आप क्यों बिल बिला रहे हो साहब? अगर अडानी को गच्चा लगाया, आप क्यों बिल बिला रहे हो? अरे कि देश के कितने राज्यों का बजट नहीं है 12 लाख करोड़, एनुअल बजट नहीं है। दिल्ली की काया पलट हो जाएगी 12 लाख करोड़ में, 10 लाख करोड़ में। पेरिस का बाप बन जाएगा दिल्ली, लंदन का बाप बन जाएगा, न्यूयॉर्क का बाप बन जाएगा दिल्ली। 12 लाख करोड़ दिल्ली पे खर्च हो जाए, 10 लाख करोड़ खर्च हो जाए। तो आप सोचिए ना, चोट इतनी गहरी है भाई, इतनी गहरी चोट लगी है तो बिल बिलाएंगे नहीं, तांडव नहीं करेंगे। भगवान शिव की अर्धांगिनी जो है सती हो गई थी, मेरे हरिद्वार में ही हुई थी, कनकल में। आज भी मौजूद है वो सती कुंड, इतना बड़ा विशाल सती कुंड है वो, जहां सती हुई थी पार्वती। तो भाई साहब उन्होंने तांडव किया था, नहीं किया था? ये तांडव चल रहा है और देश देख रहा है। देश, मैंने जैसा पहले भी कहा, इस देश की आवाम ना अंधी है, ना गूंगी है, ना बहरी है। हाँ, वो बोलेगी नहीं। क्या बोल रहे थे लोग? 77 याद करिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम लोग एक्टिव थे बहुत एज यूथ। हमने 2 साल की अपनी पढ़ाई खराब की थी इमरजेंसी में, और जब हम जनता पार्टी के लिए की तरफ से हम गए मध्य प्रदेश के दौरे पे, उज्जैन गए, शाजापुर गए, आपका देवास गए, ये इंदौर गए, सब तरफ गए हम। तो शाजापुर के कस्बे की मुझे अच्छे से याद है। हम लोग रात को 11 बजे पहुंचे थे वहां, और वहां क्या हुआ, सन्नाटा। ये जो हुकमचंद कछवाए उज्जैन से सांसद रहे हैं बीजेपी के, उस समय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे। वो वहां भाषण करने गए थे और उनके साथ हम सब लोग थे, यूथ यंग ब्रिगेड। मुझे भी वहां भाषण करना था। तो क्या हुआ जी, वहां तो कुछ न माइक है न कुछ है, लोग डर के मारे घर में घुसे हुए। रात के 11 बजे आप याद करिए, तब ये सेशन नहीं आया था जिसने 10 बजे बंद कर दिया था प्रचार। सारी रात होता था तब प्रचार। भाई साहब, एक नारा मैंने लगाया बुलंद आवाज में बिना माइक के, इंदिरा गांधी हाय हाय, इमरजेंसी हाय हाय। आप भरोसा करोगे 10 मिनट नहीं लगे, अगल बगल सारा खचाखच भर गया, लोग पेड़ों पे टंग गए और जबरदस्त वहां जो है। उसके बाद सभा हुई, जनसभा, बाकायदा माइक लग गया, तखत लग गया, सब लग गया। 15-20 मिनट में वहां मंच तैयार हो गया। तो ये इस देश के आवाम की ताकत मैंने धरती पे देखी है। उसके ये तो रहा उस जमाने का राजनीति का दौर। उसके बाद मैं पत्रकार 12 साल मैंने जनसत्ता जैसे अखबार में रिपोर्टिंग करके बिताए हैं। 7 साल टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स में बिताए हैं, फिर न्यूज चैनल्स में बिताए हैं, और लगातार लिख रहा हूं, देख रहा हूं, बोल रहा हूं। मेरी घुट्टी में है राजनीति। तो मैं ये देख रहा हूं कि पब्लिक बोले भले ना, जवाब जरूर देगी। ये जो बिलबिलाहट है संसद में जो है, हम कबड्डी की फील्ड में करा करते थे, हमारी हरिद्वार में रामलीला मैदान में कबड्डी की फील्ड थी। क्या करते थे, रोज शाम को जाते थे वहां खेलने, और जब सामने वाले को हाथ मार के आ जाते थे तो पाले पे खड़े होकर सीना ठोकते थे, बेटे ले लिया ना पॉइंट। प्रधानमंत्री वही कर रहे थे संसद में, मुझे वही याद आ रहा था और हंसी आ रही थी कि अरे यार ये संसद है भाई, आप विपक्ष से कहते हो गरिमा तोड़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अखाड़ा बना रहे हो इसको। पहलवान याद करो अब अखाड़े में क्या होता है। हमारे जो होते हैं दंगल, उसमें याद करो कस्बों में और जो शहरों में, गांवों में यही होता है ना, आजा आजा, वही कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, सीना पीट पीट के। तो क्या है ये लोकतंत्र हमारा कहां जा रहा है, और मैं क्यों है? अरे भाई कैबिनेट सिस्टम कहां है हर चीज के लिए? बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे ने ठीक कहा, उन्होंने कहा कि भाई
जो है लोकल एमपी का काम है, जो लोकल ट्रेन को फ्लैग ऑफ करना, हरी झंडी दिखाना, पहली बार चालू करना, ये प्रधानमंत्री का काम है। म्यूनिसिपैलिटी के प्रोजेक्ट है, वो प्रधानमंत्री जो है उसका बटन दबा रहे हैं। अरे भाई क्या है, कैबिनेट सिस्टम बीजेपी की गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। आप बीजेपी के समर्थक जो तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकार जमात है, उनके आप यूट्यूब पे सुनो, आप सारे के सारे सब, और बीजेपी के पास इतने बड़े बड़े नेता, अरे कहां है, कोई बोल क्यों नहीं रहा? राहुल गांधी ऐसा वैसा, वो सारे नेता एक सुर में कह रहे थे। आप याद करिए 2004 का चुनाव, सारे नेता एक सुर में कह रहे थे विदेशी मूल, विदेशी मूल, विदेशी मूल। और क्या हुआ? पब्लिक ने सोनिया गांधी को सत्ता दी। सोनिया गांधी को सत्ता दी थी, मनमोहन सिंह का नाम नहीं था उस समय, याद करिए। सत्ता किसे दी थी? सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी ने कहा नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, मनमोहन सिंह जी बनेंगे। ऐसा कोई छोड़े, आज आप बताओ ना, गडकरी को, राजनाथ सिंह को, अमित शाह को, और किसी भी, देवेंद्र प्रधान को, धर्मेंद्र प्रधान को, अनुराग ठाकुर को, रविशंकर प्रसाद को, प्रकाश जावड़ेकर को, किसी को अगर प्रधानमंत्री आज बनने को मिल जावे, बीजेपी में संसदीय दल चुन ले, क्या वो मना करेगा? सोनिया गांधी ने किया। और ये देश त्याग से सबसे ज्यादा, गांधी जी से आज तक क्यों नाम है दुनिया में? गांधी जी ने सब कुछ त्यागा, अपने वस्त्र तक त्याग दी पब्लिक की खातिर, देश को आजाद कराने की खातिर। तो वो सोनिया गांधी ने त्याग किया, तो 2009 में बढ़ा के सीट दी। ऑलमोस्ट कितनी सीट बढ़ी थी? ऑलमोस्ट 65 सीट बढ़ी कांग्रेस की। आप याद करिए, जबकि लालू ने और रामविलास ने उन्हें धोखा दे दिया था बिहार में, जिसकी उन्होंने कीमत चुकाई, तब भी पब्लिक ने दिया। तो ये राहुल गांधी को देश देख रहा है, और सांच को आंच नहीं है जी, हम बचपन से सुनते आए और देखते भी आए। सांच को आंच नहीं होती है। राहुल गांधी इस समय 100% सत्य के पथ पे अग्रसर है। और आप याद करिए, राहुल गांधी की रगों में नेहरू गांधी खानदान का खून है। और गांधी, उसने बिल्कुल ठीक कहा राहुल गांधी ने, भले ही महाराष्ट्र में कितने ही बिलबिलाए उनके जो अगाड़ी पगाड़ी वाले, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सावरकर नहीं गांधी हूं, माफी नहीं मांगा करता। बिल्कुल। इसलिए आप ये तो, आप इस देश के जो, ये हो सकता है आरएसएस बीजेपी वालों को ये मुगालता हो कि हम राहुल गांधी को बदनाम कर लेंगे। अब नहीं रुक रहा राहुल गांधी के किसी के रोके, तुम डाल दो जेल में, जिस दिन जेल में डालोगे उसके बाद जो चुनाव होगा देख लेना नतीजे। गुजरात की बात ये करते हैं कि उस समय भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुजरात हमने इतना बड़ा 156 सीट जीत ली। अरे कैसे जीत ली? उससे पहले जब राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष था, दांतों में तुम्हारे पसीना ला दिया था राहुल गांधी ने। कहां अटक गए थे? अमित शाह तब भी कह रहे थे 150 सीट लाएंगे, कहां अटके? 99 के फेर में फंस गए। राहुल गांधी ने 99 के फेर में फंसा दिया। उससे बिल बिलाए तो क्या किया? 17-18 विधायक कांग्रेस के तोड़े, आदिवासी तोड़े, चुन चुन के तोड़े, जिन इलाकों में जो है प्रभाव था उन विधायकों का, चुन चुन के तोड़े पिछड़े। और उनके बूते 156 लाए तुम। महाराष्ट्र में इनकी सीट बढ़ी, आप याद करो, सारे कांग्रेस के पिछड़े नेता इन्होंने खींच लिए अपनी तरफ। आप याद करो, अरे विपक्ष का जो नेता था राधाकृष्ण विखे पाटिल, उसे खींच लिया चुनाव से पहले, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले, याद करो आप। तो अब उसके बाद आप कहते हो हम सबसे बड़ी पार्टी जीत गए। अरे तुम किस उधार की जिंदगी जी रहे हो? कांग्रेस का आप देखो ना, आंदोलन था, कांग्रेस जन आंदोलन, उसने इस देश को क्या दिया? लोहिया। उसने देश को क्या दिया? आचार्य नरेंद्र देव, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, जिन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दिलाई कांग्रेस के महाधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? चौधरी चरण सिंह दिया। आप एक एक नेता याद करो, सब कांग्रेस की देन है। और आज भी कांग्रेस, बीजेपी किससे अपना घर भर रही है? कांग्रेसियों से। उन्हीं कांग्रेसियों पे जिन पे कल तक उंगली उठाती है आज वो। नारायण राणे कहां से गए? कांग्रेस से। हिमंता कहां से गया? विश्व शर्मा कांग्रेस से। फेहरिस्त है, और इस पर मित्तल साहब हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले समय में भी। यही कह रहा हूं, तो इसलिए ये बीजेपी बिल्कुल किसी मुगालते में न रहे। राहुल गांधी चल निकला है, और हमारी तो संस्कृति है चेहरे वेती, चलने वाले को सलाम करते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी को शुभकामनाएं हैं, क्लोजिंग वो कमेंट चले, चाहूंगा खूब चले। डॉक्टर
प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट। और इसमें एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हमारे साथ लंदन से, इंग्लैंड से जुड़ी हुई हैं सावित्री पांडे जी, उनका ये सवाल है। उस सवाल को यहाँ रखना जरूरी है जब हम चर्चा कर रहे हैं। आप याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 जो संपन्न हुआ, उसमें सिविल सोसाइटी का बड़ा योगदान था। सिविल सोसाइटी के कई लोग थे। और अब जब राहुल गांधी इन तमाम मसलों पे बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि सिविल सोसाइटी का भी सहयोग इसमें है? क्या कुछ सिविल सोसाइटी से खबरें आ रही हैं? क्या कुछ वो लोग कर रहे हैं? ज़रा अगर आपके पास कुछ जानकारी हो तो ज़रूर साझा कीजिए, वही समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण रोल में सिविल सोसाइटी है। और हम सब ने देखा, योगेंद्र यादव और बहुत लोग थे, कितनों का नाम बताऊं, लेकिन क्या अब कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ, इनका साथ अभी भी है, सहयोग इनका भी है राहुल गांधी को? राजीव जी, विपक्ष की इतनी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आई हैं, तो इसका लक्ष्य एक ही है कि किसी भी तरह घर में लगी हुई आग को बुझाना। सिविल सोसाइटी के नेता हमेशा ये बात कहते थे कि अगर घर में आग लगी हो तो आग बुझाते वक्त आप ये नहीं देखते कि जिस बाल्टी से पानी उलीचा जा रहा है वो बाल्टी लाल रंग की है या हरे। मूल उद्देश्य होता है आग बुझाना। तो अभी देश में जो आग जल रही है, राजनीति में भ्रष्टाचार की आग, विपक्ष को दबाने की आग, एकांगी सरकार बनाने की आग, उस आग को रोकना प्रमुख काम है। सिविल सोसाइटी उसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। आग को बुझा लें, इसके बाद फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना। तो मुझे लगता है कि यहाँ सिविल सोसाइटी बहुत अपने लक्ष्य में काफी हद तक कामयाब है और लोगों को उसने जागरूक किया। राजीव जी, सिविल सोसाइटी ने जागरूक किया, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सिविल सोसाइटी का एक रोल होता है। और वो पैरेलली अगर सत्ता पक्ष के साथ चले जाए तो, विपक्ष के साथ जाए तो, हम और समाज को में परिवर्तन के लिए अगर अग्रसर हो तो हर ढंग से कहीं ना कहीं जागरूक करने में बहुत बड़ा रोल होता है। और हमने देखा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में ये सिविल सोसाइटी का बड़ा योगदान मिला। कई लोग जगह जगह पे अलग अलग समय में, अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी के साथ आते गए, जुड़ते गए और कारवां जो है वो आगे बढ़ता गया। श्रीनगर तक पहुंच गया था राहुल गांधी का कारवां, वहां समापन। और उसके बाद अब पार्ट 2, और जो सवाल यहाँ पर हम लोग पूछ रहे थे उसमें से एक सवाल ये भी था, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और वैसे तमाम नेता लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, क्या इन लोगों के मनोबल को तोड़ने के लिए भी सब कुछ चल रहा है? क्या राहुल गांधी ने अदानी के मसले को छेड़कर क्या बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया है? क्या 2024 के चुनाव से पहले जो सामने अभी आज 10 तारीख है और ठीक आज ही के दिन अगले महीने 10 तारीख को कर्नाटक में चुनाव है, मतदान है, क्या वो मतदान डरा रहा है बीजेपी को? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके कर्नाटक के बांदीपुरा में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब तो कर लेते हैं, करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ से जब लौटते हैं तो एक डर साथ में लेके लौटते हैं कि पता नहीं ये राज्य जिसे छीन कर लिया गया था दोबारा हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा जब तक वो प्रधानमंत्री हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो प्रधानमंत्री के पास भी हैं, प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ताबड़तोड़ अपनी बात यहाँ किए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। और जिसमें सबसे ऊपर जो उनकी बात है वो है अदानी। लेकिन अदानी के मामले पे, अगर अदानी इतने ही पाक साफ हैं, अदानी चिट्ठी तो लिखते हैं फाइनेंशियल टाइम्स को, लेकिन राहुल गांधी पर मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोकते हैं? क्या राहुल गांधी सही हैं, इसलिए हिम्मत नहीं कर रहे हैं अदानी, या कुछ और है? सवाल बहुत हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में। इसके साथ साथ ऐसे ही अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से राहुल गांधी मिलते हैं, ऐसे और शब्दों का इंतजार कीजिए। बहुत सारे शब्द आएंगे, बहुत सारे प्यादे निकल कर बाहर आएंगे जो अपनी बात रखेंगे। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, विजय शंकर सिंह जी, अनंत मित्तल जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े और तमाम साथी हमारे साथ जो बने हुए हैं, आप लोग अपनी बात रख रहे हैं। बहुत शानदार बात मैं देख रहा हूं, और इसलिए भी क्योंकि आप लोगों की बातों से, मैं कई बार कहता हूं कि आप लोगों की बातों से बहुत कुछ निकल के ऐसा आता है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाने में वो मददगार साबित होती हैं। आतिया सुल्तान साहब, बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट आज, या हो सकता है कि मुझसे ही छूट जाता हो, आप कार्यक्रम
में आपके कमेंट नहीं देख पाता हूं, लेकिन कह रहे हैं आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस, अनंत मित्तल साहब के लिए कह रहे हैं, और थॉरली एंजॉयड योर कमेंट्स कह रहे हैं। आतिया सुल्तान साहब हमारे साथ जुड़ते हैं और अनंत मित्तल साहब की तारीफ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि सर यही मैं कह रहा हूं, पहले 2004 शाइनिंग इंडिया में डूबा हुआ था, 2004 जो था शाइनिंग इंडिया, अब 2024 में राइजिंग इंडिया का बंटाधार होगा और मसीहा अब कुर्सी विहीन हो, लुप्त हो जाएगा। मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, न कई और देंगे, कई और मतलब इनके साथ कई और जो हैं। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब बहुत अच्छे शायर भी हैं और लिख रहे हैं, जो अपनी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं कि ना मैं दूंगा और न मेरे जैसे कई लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये कह रहे हैं। कुमार आलोक भी हैं, क्या होगा अगर राहुल गांधी बोल दें कि मैं देश का पीएम नहीं बनूंगा, किसी और को बनने दूंगा, देयर विल बी अ चेंज आई थिंक। अगर राहुल गांधी ये कह दें कि मैं नहीं बनूंगा प्रधानमंत्री, कोई और बनेगा, तब एक चेंज जबरदस्त होगा। कुमार आलोक का ये मानना है और वो कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अमर सिंह सिसोदिया साहब हैं कि देश की बंधी फूल कमल का फूल, देश की बड़ी भूल कमल का फूल, शायद कह रहे हैं ये। और योगेंद्र जी हमारे साथ, योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ है, कुछ भी करो, ईवीएम और बिकाऊ मीडिया को हटाओ, देश बचाओ, बाकी सब ठीक है, कहना है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे हैं। मयंक शर्मा साहब हैं, ग्रेट डीवी लाइव लिख रहे हैं। अनुराग त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का सांसद पद छीना, बंगला छीन गया पर बंदा झुका नहीं, बहुत खूब। और रानी प्रभाकर जी का कहना, सर नमस्कार, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अंधे के हाथ में बटेर लगना है। और सुधा यादव जी का कहना है कि वेरी राइट सेड मित्तल सर, द ग्रेट आई ओपनर ऑफ यंग जनरेशन, दोज हु आर अननोन विथ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी एरा। जो लोग राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के एरा को नहीं जानते हैं, खासकर यंगस्टर्स जो बाद में पैदा हुए, उनके लिए ये आई ओपनर का काम करेगा। अनंत मित्तल साहब की जो बातें हैं वो जो अभी हमारे साथ डिबेट में थे। संजय गुप्ता जी कह रहे हैं डिबेट नहीं सच्ची चर्चा, ये डिबेट नहीं है बल्कि सच्ची चर्चा है। रामनारायण मेघवाल साहब कह रहे हैं कि शलभ शब्द परवाने का पर्याय है। जी बिल्कुल बिल्कुल परवाने का पर्याय है और शलभ साहब हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। आमिर मलिक हमारे साथ है, आई प्राउड ऑफ यू माय लीडर राहुल गांधी। और देवकरण मीना साहब भी हमारे साथ में बने हुए हैं। ऐसे ही हमारे साथ गुलशन गुलाटी साहब हैं, जो कह रहे हैं आई अप्रिसिएटेड anticipated in my last comment that Mr. Amlendu will not be given further chance to comment. Thanks. गुलशन गुलाटी साहब, अमलेंदु जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी दोनों को चांस नहीं मिला, समय खत्म हो गया था, लेकिन उन दोनों के पास हम नहीं जा पाए। मनोज तिवारी जी हैं, कह रहे हैं कि राहुल जी जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ें, देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। 2024 में जनता राहुल गांधी को पीएम के रूप में देख रही है। और आनंद मोहंती साहब हैं, कह रहे हैं हम गरीब लोग राहुल जी के साथ हैं, बिल्कुल। और लाल बहादुर सिंह जी भी हैं, राहुल सिंबलाइजेज परवेंसेस कह रहे हैं। और ऐसे ही हमारे साथ हैं नरसिंह कुंडलवाल साहब, जो कह रहे हैं 2023 में इतिहास बदला गया है, 2024 में संविधान बदलने की तैयारी है। अंधभक्तों संविधान बचाओ और जागो, जय संविधान, जय हिंदुस्तान, जय भीम, कह रहे हैं नरसिंह कुंडलवाल साहब। और ऐसे ही हैं छोटे निर्मल साहब हमारे साथ में, छोटे लाल निर्मल साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी महानायक बन चुके हैं, इस झूठी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, जय भारत जय संविधान। देखिए अलग अलग बातें सबकी अपने अपने। मोहम्मद फैयाज हैं, सलाम कह रहे हैं, आपको भी सलाम कहता हूं। नेहल माखले साहब हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, वेरी गुड डिबेट ऑल पैनलिस्ट। राजीव जी थैंक यू आपको भी। और करण सोनावने का कहना है राहुल गांधी जी ऑलवेज राइट। रानी प्रभाकर भी हमारे साथ में, सर घूमता हुआ आईना की टाइमिंग क्या है, शनिवार को मैं कोई प्रोग्राम नहीं सुन पाया आपका। घूमता हुआ आईना जो है एक्चुअली रविवार को आता है शाम 6:30 से 7 के बीच में, और शनिवार को
हमेशा की तरह शाम 7 बजे लेकर आता हूं यही न्यूज़ पॉइंट, और सप्ताह में एक दिन रविवार को घूमता हुआ आईना 12-15 मिनट का एक वीडियो जिसमें सप्ताह भर का पूरा जो निचोड़ है खबरों का वो लेकर के हम आते हैं और उसमें जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ चल रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है, वो तहकीकात करने की कोशिश हम करते हैं। तो वीडियो है, आप ज़रूर देखिए। रानी प्रभाकर जी और आमिर मलिक हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ शहादत अंसारी जी बने हुए हैं। हम प्रीतम दुग्गल साहब का कमेंट शायद ऊपर छूट गया है, लिख रहे हैं। कुमार आलोक हैं, दिस इज़ नाइट डिबेट बाय यू राजीव जी, आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट फॉर दी ट्रूथ। बाकी तो सब बकवास है, खाली हल्ला, दूसरों को बोलने नहीं देते हैं, ये कह रहे हैं कुमार आलोक साहब, बहुत शुक्रिया आपको। और नवनीत धनजल हमारे साथ हैं, राहुल गांधीज ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ शैकन दी बीजेपी को हिला कर रख दिया है राहुल गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन, ये कह रहे हैं नवनीत जी, बहुत सही आप कह रहे हैं। हेमराज एक्स भी हैं, वेरी वेरी एक्साइटेड चर्चा। संजय पांडे का कहना है कि राजीव जी राहुल गांधी जी फ्यूचर इन इंडिया। जी संजय पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट लिखने के लिए, वेरी गुड लिख रहे हैं शहादत अंसारी साहब। और ऐसे ही और भी बहुत सारे साथी अपनी बात रख रहे हैं। स्मोकी ब्लॉग्स हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं, आपको भी गुड नाइट। और मयंक शर्मा साहब हैं जिनका कहना है कि नरसिंह कुंदलवाल जी ट्रू, और सेबू अदेप पवार भी हमारे साथ में हैं। और राजेंद्र बंसोड़े साहब कह रहे हैं, बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ते हैं, कह रहे हैं आज का डिबेट बहुत अच्छा रहा, खास करके अनंत मित्तल साहब अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। आप सबको नमस्कार, गुड नाइट, आपको भी नमस्कार कहता हूँ, गुड नाइट कहता हूँ आपको भी। कृष्णा भूषण सिंह जी हैं, कह रहे हैं जी देशभक्त कृष्णा भूषण जी। और हमारे नई मेंबर हैं सावित्री पांडे जी, उनका हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को। दिलीप दोंगांवकर हैं जो कह रहे हैं स्पाईवेयर आने से पहले राहुल जी को पहल करनी पड़ेगी। अपने देश में एक और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने की है और जिसमें एक नए स्पाईवेयर की चर्चा चल रही है कि बीजेपी खरीदने जा रही है, उस पर कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो पैगासस की बात चल रही थी, अब दूसरे कुछ और सस की बात चल रही है, देखिए क्या कुछ आता है। लेकिन ये जासूसी जो है वो कहाँ किसको लेकर के जाना चाहती है सरकार, वो समझना होगा। शिविंदर बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि राजीव जी इवनिंग टू यू एंड द पैनलिस्ट, कुडोज टू द नॉलेज हाउ टू यूटिलाइज इट एज अ होल टू अ कंस्ट्रक्टिव practical use in addition to the debate, kindly float my suggestion। बहुत शानदार सजेशन, शानदार आपकी बात है शिविंदर बख्शी साहब, और आप जुड़ते हैं और सबसे बड़ी बात कि आप लोग हौसला अफजाई करते हैं। आप लोगों की बातें जो होती हैं उससे बहुत कुछ सीखने को, समझने को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में बहुत कुछ मदद मिलता रहता है, मिलती है। इसलिए आप लोगों की जो ये हेल्प है मैं कह सकता हूँ उसकी बहुत ज़रूरत है। और लहरू हितेश साहब हैं, लहरू हितेश कह रहे हैं कि शुक्रिया राजीव जी, डीबी लाइव टीम को भी और सभी सत्य, ईमानदार, निडर, निर्भय पत्रकारों को और सभी देश विदेश की आत्माओं को सुख शांति, समृद्धि, सेहत, खुशी और कल्याण की कामनाओं के साथ नमस्कार। आपको भी नमस्कार करता हूं। और सावित्री पांडे जी थैंक्स कह रही हैं, आपको भी थैंक्स कि आप जुड़ी, आपने ज्वाइन किया हमारे चैनल को और आप देख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। कुसुम कश्यप जी भी हमारे साथ हैं और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अपनी बात, अपने विचार रखते हैं, लिखते हैं। आप लोगों की बातें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। गुरबचन शर्मा जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी हमारा सिल्वर मेंबर बने हैं, उनका भी स्वागत करता हूं, बहुत शुक्रिया आपको। और शिवराज ठाकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो बहुत सारे साथी हैं, अपनी बात, अपने विचार रख रहे हैं। और कई लोगों के कमेंट कई बार छूट जाते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अगर आपके कमेंट छूट गए हों, आपके कमेंट नहीं देख पाया हूं, नहीं पढ़ पाया हूं, तो कई बार समय का अभाव होता है, अभाव के कारण आप लोगों की बातें कई बार नहीं पढ़ पाता हूं, नहीं ले पाता हूं। लेकिन ये बातें परमानेंट यहाँ बनी रहती हैं और बहुत मददगार साबित होती हैं दूसरे जो अपने इस कार्यक्रम को देखते हैं बाद में, उन लोगों के लिए भी। तो
आप लोग ऐसे ही अपने विचार जो हैं वो रखा कीजिए, बहुत ज़रूरी होते हैं आपके विचार। और प्रीतम दुग्गल साहब का कमेंट लिख रहे हैं कि ऊपर चला गया है, मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं। दुग्गल साहब, अगर आप कमेंट को दोबारा पेस्ट कर पाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं नहीं देख पा रहा हूं। संजय कुमार सरावगी साहब हैं जो जुड़े हुए हैं। चाइना अपोजेज अमित शाह अरुणाचल प्रदेश विजिट नॉट कंडक्टिव to peace and tranquility or of the border situation. Mr. Shah will visit Andhra Pradesh on April 10 और 11 को, अरुणाचल प्रदेश माफ़ करें, will join, he will launch the vibrant village। अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं हमारे देश के गृह मंत्री जी, और उनके बारे में लिख रहे हैं 10 और 11 को रहेंगे। आज 10 तारीख है, आज और कल। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वाइब्रेंट विलेज की शुरुआत वहां करने जा रहे हैं। लेकिन चीन को यह बात पसंद नहीं आ रही है। क्या चीन इस पर और रिएक्ट कुछ करेगा? हालांकि चाइना लगातार रिएक्शन तो कर दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या कुछ करना चाहिए सरकार को, ये सोचना समझना पड़ेगा, खास करके सरकार को भी, क्योंकि अगर सरकार इस पर चुप्पी साध जाए, मोदी सरकार की बात कर रहा हूं, तो हम कहां किस दिशा में जा रहे हैं ये एक साफ समझ में आ जाता है। उदिता जैन का कहना है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस से सब फ़ायदा तो उठाना चाहते हैं, पर उसका साथ कोई नहीं देना चाहता, चाहे वो नेता हो या राजनीतिक पार्टियां। बिल्कुल सही कहना है उदिता जैन जी आपका कि जब तक मौका मिलता है, जब तक कांग्रेस पार्टी में हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में है, तब तक मलाई खा लो, और जब सत्ता से कांग्रेस बाहर है तो कांग्रेस के जो बुरे दिन हैं उसमें साथी ना बनो और कांग्रेस पर वार करो। ये बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, आपकी बातों में दम है और बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रही हैं। शिवम चहल साहब का कहना है ये डिबेट कैसी है? डिबेट में अलग अलग लोग अलग अलग विचार रख के डिबेट करते हैं, आप सभी एक साइड के व्यूज प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा पुश करा जा रहा है। जी शिवम चहल साहब, पहली बात तो ये डिबेट नहीं है, ये विश्लेषण है। एक मुद्दे पर हम 5-6 पत्रकारों के साथ या ऐसे विश्लेषकों के साथ बैठकर किसी मुद्दे पर विश्लेषण करते हैं। डिबेट करने के लिए हमको बीजेपी के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बैठाना होगा, जो आप लोग लगातार तमाम चैनलों पर देखते हैं, इसलिए हम डिबेट नहीं करते हैं। कौन सा मुद्दा? अवांछनीय बिजनेसमैन यानी अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से राहुल गांधी विदेश जाकर क्या सचमुच मिल रहे हैं, मिल सकते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। ये आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता या बीजेपी पार्टी का प्रवक्ता जो है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या कोई नेता वो बताएगा? बिल्कुल नहीं बताएगा। रविशंकर प्रसाद साहब ने क्या कुछ कहा वो हमने सबसे शुरू में सुना दिया। रविशंकर प्रसाद के अलावा हमने किसी की बाइट, किसी का बयान नहीं सुनाया, तो कैसे एक तरफा हो सकता है? चहल साहब ज़रा आप इस पर गौर फरमाइएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए ना पसंद आए, सबको हम थोप नहीं सकते, लेकिन आप इस कार्यक्रम को देखें, आपने अपना समय, बहुमूल्य समय दिया हमारे लिए और आपने कमेंट लिखा, इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। द हाउस ऑफ द बीजेपी शॉर्ट सर्किटेड by high voltage current of Rahul Gandhi. That's why the BJP is doing new drama every day. Thanks Rajiv ji for today's discussion and good analysis. कह रहे हैं नागेश गुंडप्पा साहब। देखिए, डिस्कशन और एनालिसिस यही हम कर रहे हैं, जो नागेश गुंडप्पा साहब लिख रहे हैं। हम डिबेट ही नहीं करते यहाँ, नो चर्चा परिचर्चा, कोई चिल्ल पाँव नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एक दूसरे पर गाली गलौज, ये सब कुछ नहीं, चीख चिल्लाहट, बिल्कुल कुछ नहीं। शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को, जो खबर है आज की, उस खबर को सामने रख करके उस पर हम उसका विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण कभी भी कतई एक तरफा नहीं, विश्लेषण में बातें आती हैं और हम वो बात रखने की कोशिश, सरकार का पक्ष जो है, सरकार का पक्ष भी रखते हैं सामने, लेकिन सरकार में अगर बीजेपी है तो बीजेपी के खिलाफ तो बातें होगी दोस्त। अगर वो बात पसंद नहीं आए तो सॉरी। राम तीरथ साहब हैं, कह रहे हैं नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता, बल्कि इतिहास बदलने वाले लोग ही बदल जाते हैं जिसे कोई याद नहीं करते। रामचंद्र जोशी साहब हैं, कह रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, राहुल गांधी इज गद्दार।
ये जो गुलाम नबी आज़ाद की बात है। और इफ्तिखार अहमद हैं हमारे साथ, शीला जैन हैं, मोदी की बीन पर कांग्रेस से खरीदे हुए गुलाम गद्दार भ्रष्टाचारी नाचते हैं। और मोहना कुमार गुड एनालिसिस कह रहे हैं। और रामचंद्र जोशी हमारे साथ, और फिर ऐसे ही इफ्तिखार अहमद जी हमारे साथ में बने हुए हैं। तो अलग अलग कमेंट्स, अलग अलग बातें आप सबकी आती हैं, अच्छा लगता है, आप लोग अपनी बात रखते हैं। दिलीप डोंगावकर साहब हैं, उदिता जैन जी सही हैं उनका कहना है। और प्रदीप पात्रे साहब गुड नाइट कह रहे हैं। मोहम्मद आरिफ हैं, समुंदर को गुरूर था कि सबको डुबा सकते हैं, लेकिन एक तेल की बूंद आए और तैर कर निकल गए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और ऐसे ही कुछ और कमेंट देख लेता हूँ। बहुत आप लोगों के बहुत कमेंट हैं, लेकिन वही है कि कई बार कमेंट छूट जाते हैं, लेकिन कमेंट दोबारा खोजने की कोशिश में प्रीतम दुग्गल साहब के कमेंट को खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे शायद बहुत ऊपर चला गया, और कमेंट चूँकि लाइव चलते हैं मैं नहीं देख पाया, माफ़ी चाहूँगा आपसे। गणेशम पंचरत्नम साहब हैं जो कह रहे हैं कि एक्सलेंट एनालिसिस प्रोग्राम टुडे, एनालिटिकल प्रोग्राम टुडे, थैंक यू। और ऐसे ही रानी प्रभाकर सर, योर प्रोग्राम गिव्स अनडिस्क्राइब्ड हैप्पीनेस। और गुड नाइट फ्रॉम अलीपुर, और जीता कौशाम्बी से। और फिर ऐसे ही हमारे साथ प्रीतम दुग्गल साहब का देखिए कमेंट नीचे है, आ गया है, कह रहे हैं कि कर्नाटक के बंदनी दूध को लेकर कल गौरव वल्लभ ने पीसी की, आज पवन खेड़ा ने पैगासस की जगह स्पाईवेयर कॉग्नाइट को लेकर पीसी की। गुलाम नबी आज़ाद ने किताब लिखी है आज़ाद नाम से, आनंद मित्तल इज़ बेस्ट। जी, अनंत मित्तल साहब की बात कर रहे हैं। अनंत मित्तल साहब ने अपनी बात रखी, उनके लिए कह रहे हैं। और साथ में दो बातें कि कर्नाटक में जो दूध को लेकर के और वहाँ पर अमूल दूध को थोपने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ इधर स्पाईवेयर जो है कॉग्नाइट की बात कर रहे हैं। और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर चर्चा हो रही है। सतीश तिवारी जी भी हमारे साथ में हैं। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे गुलाम पड़े हुए हैं। और गणेशम पंचरत्नम साहब कह रहे हैं आई एम श्योर राहुल गांधी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और नजलीमा खातून भी हमारे साथ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ कह रहे हैं। तो सब, आशा मौर्य का कहना है थैंक्स फॉर गिविंग रियल न्यूज, और थैंक यू आपको भी। रामकिशोर चौधरी साहब कह रहे हैं कि राजीव जी आपका चैनल रोज देखता हूं, मेरे कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ रहे। देखिए अभी आपका कमेंट सामने देख रहा हूं, कई बार छूट जाते हैं, मैं पहले भी बोला हूं। और थैंक्स फॉर द गिविंग रियल न्यूज कह रहे हैं आशा मौर्य। और ऐसे ही संजय सरावगी साहब हमारे साथ में हैं। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े रहे, अपनी बात अपने विचार पहुंचाते हैं कमेंट के जरिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और कल शाम 7 बजे आप सबका फिर से इंतजार रहेगा। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।